फिर इसमें हमारे शोज़ब अस्करी साहब गुज़िश्ता साल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरक्की पसंद दानिश्वर होने के नाते कोई मज़हब या मसलक की बुनियाद पे नहीं, एक इंसानियत की बुनियाद पे इनका हमेशा से फ़लस्तीन और इसराइल के क़ज़िये में इन्होंने हमेशा गुफ्तगू, तहरीर में, तकरीर में, हर जगह इन्होंने निजी महफ़िल में हो या इज्तिमा में हो, इन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत की है और इसराइल को इन्होंने हमेशा गासिब और ज़ालिम करार दिया है। ये हम हमारी साथ जो इनकी गुफ्तगू हुई और इनके अलावा अपने इनके चैनल पे जो ये गुफ्तगू करते हैं और इसके अलावा जो दोस्त अहबाब इनको बहुत जानते हैं, खतरनाक हमला है। और इसराइल की तारीख में इतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये कि हज़ारों की तादाद में हमास के लोग इसराइल में घुस चुके हैं और मालूम और इसराइल ये है ना कि इसके अंदर ठीक है, आप उस पूरे तमहीद को बाँध कर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि बस वो जो 7 अक्टूबर का हमला था वो बिल्कुल सही था और उससे जो है ना फ़लस्तीन पूरी दुनिया की मीडिया पे है, फलाना है, ये वो भाई करके वो हम सब ये सही है। आपने कहा वो है हो बिल्कुल गया। ठीक था, मैंने कहा कि 7 अक्टूबर को पहले 7 अक्टूबर से पहले क्या था वो आप भूल क्यों जाते हैं यार? यार पहले यही था ना, खटपट है दोनों में, बस ठीक है, यहाँ से ये कुछ करता है, वहाँ से उधर से क्या कुछ, खटपट? और बाकी वो ठीक है जब तक एक मसला तरफ हल एक नहीं हो आदमी रहा तो मरता है और एक तरफ 1000 आदमी मरते हैं। एक भाई तरफ मसला तो आपको मसला हल नहीं मालूम है, होना। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको देखिए आज सुबह से अब तक 480 फलस्तीनी मारे जा चुके। कितने? हाँ, 480। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि फलस्तीनी जाने क्यों कीमती नहीं है। भाई है तो हम रो फलस्तीन रहे हैं ना, आप लोग तो इसको जश्न मना रहे हैं कि अब आप तो रो हमला रहे कर हैं दिया और कम से फलाना कम कर दिया। हम आप इस बात पे रो रहे हैं कि इतने लोगों की जाने खामखा क्यों जाया हो रही है, मकसद हासिल ये मैं नहीं हो आपको रहा। खाम यार मैं अभी कुछ भी आपको हासिल बताया नहीं हो कि रहा, फलस्तीन की आजादी की मकसद है ना, क्या हासिल हो रहा है बताओ। मजीद तो दलदल में फंसा दिया उसको, मजीद गजा को जो है ना बर्बाद भी कर दिया और अब वहां पर लड़ने की सलाहियत खत्म हो गई बिल्कुल। क्या हम तो इस बात पे रो रहे हैं ना, हम तो जानू की जया पे हम इस दुखी हैं। पहले हमले पे सिविलियन को ही मारा था हमास ने, इन्होंने कौन से सिर्फ फौजियों को निशाना बनाया था। आपकी दलाइल और बराहीन कातिया को सुनकर अब इस बात पे हम वो हो गए कि भाई इसमें इसराइल को बुरी तरह शिकस्त हुई है, अमेरिका नाक रगड़ रहा है। नहीं अब आप मजाक फतह उड़ा रहे के हैं। नहीं नहीं, फतह जो है वो फलस्तीन, गजा और हिजबुल्लाह और ईरान और इन लोगों को फतह नसीब हुई है। बिल्कुल नहीं अब नहीं आप यार मुझे जरा, ये देखो ना ये लड़ाई लड़ाई होती है रूस और मोहम्मद अल जुलानी या ये कटेगा नहीं। आपकी डांट भी जरा पब्लिक हो जाए ना कि किस तरह से आप मेजबान को। मतलब एक आदमी आपसे बात कर रहा है क्लास टीचर की तरह और आप हाँ नहीं नहीं, बहुत माजरत, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मजमून का उन्वान था कैन ईरान सेव इटसेल्फ, क्या ईरान अपने आप को बचा सकता है? और ये लिखा है मोहम्मद आयतुल्लाह तब्बार। मोहम्मद अच्छा। आयतुल्लाह एक साल के दौरान ईरान को मुसलसल नाकामियों का सामना है। ईरान के दरीना गैर रियासती इत्तेहादी हमास और हिजबुल्लाह इसराइल की कार्रवाइयों के बाद कमजोर हो गए हैं। शाम में बशार की हुकूमत का खात्मा हो गया है। ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है। ऐसे में अमेरिकी सदर पूरी डोनाल्ड ट्रंप पट्टी की से तो वापसी हिजबुल्लाह और ईरान और ये जो कुछ था, एक ये बोरिया बिस्तर तो इनको लपेट दिया। अब जरा हमें यमन का बताएं ना, यमन में क्या चल रहा है और हौसियों के साथ क्या हो रहा है और आगे पता क्या नहीं होने का इम्कान पता नहीं अब जब आपका और मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है इसी दौरान या हो सकता है जब आप अपलोड करेंगे तब तक हौसियों की तरफ से कोई ना कोई मिसाइल इसराइल की तरफ जा खबर निकाल के पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये खबर पढ़ने वाले ये सुनने वाले है। मेरी शिकायत ना लगा दें। क्या ना लगा दें। शिकायत ना लगा दें। हुकूमत यहाँ बनेगी तो आपका ये ख्याल है कि वो ईरान को जो है, जो भी है वो अमेरिका को बासानी उनको तेल और ये सब उसको दे देगा? और क्या अमेरिका इस कैफियत में है कि जंग कर भी ले तो वो यहाँ पर काबिज होकर बैठ जाए जिस तरह अफगानिस्तान ने 20 साल बैठा? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ भी तो नहीं ना फिर इसलिए तो ईरान का अमेरिका के सामने सख्त और तल्ख लहजा ये जाहिर करता है कि ईरान सुलह करवा दी है। आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। अच्छा चले, बहुत जल्दी दौरा मुतवक्की है किसका? मोहम्मद बिन सलमान का ईरान का। ना करो यार तो फिर यहाँ के सारे तो सौदे हमारे यहाँ जो बेच रहे इस नाम पे दोनों, ये तो मसला एक शिकार नहीं हो जाएंगे? खैर चले पांचवें छोड़। इंडिया और रूस के दरमियान चौथे और पांचवी पोजीशन के लिए मुकाबला चलता रहता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी। तो वो असला किस लिए खरीदते हैं? शब बारात पे पटाखे चलाने के लिए। ऐसी बात और क्या करना, उसने अभी तक उसने क्या किए? वो अहले हदीस हैं, वो पटाखों के कायल नहीं। बिदअत है उनकी। नहीं कि अभी सर मौजूदा जो अभी सूरत हाल, हौसियों का अमेरिका जो हाँ हमला हाँ, तो मैं बमबारी ये वगैरह बता रहा कर हूँ रहा कि हौसी ने दावा किया है कि हमने 2 या 4 मिसाइल जो है ना वो 2 दफा मारे हैं इस था। अच्छा। बहरी बेड़े पर। तो जाहिर है कहाँ वो मिसाइल इस हिसार को तोड़कर उसको, ये तो हवाई बात है ना। लेकिन एक किस्म के चैलेंज तो वो कर रहे हैं ना, अमेरिका की हाँ जी। बहरी ताकत को वो चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि पहले थे खित्ते में इसराइल की तरफ जाने वाले जो जहाज थे ना, बहरी जहाज, वो चाहे इसराइल ओह। मौजूदा ट्रंप की मौजूदा खारजा पॉलिसी का जायजा लें तो ये समझ आती है कि ट्रंप हम्म, कमजोर लोगों को चूंटी की तरह मसल देने के हक में। बस ये, और दूसरा ये कि मैंने शोजब साहब का पहले भी बताया कि शोजब साहब जो इस मामले में फ़लस्तीन, कज़िया, इसराइल, ईरान, ये चक्करों में शोजब साहब एक तरक्की पसंद दानश्वर है। और जिनको हम तरक्की पसंद दानश्वर कहते हैं वो किसी मसलक और अकीदे की बुनियाद पे कहीं अपना वजन नहीं डालते ऐसे लोग। तो अकीदा मजहब इंसान को होता होगा ऐसे लोगों का अपना, उसका अपने एक क्या कहना चाहिए, उसकी अपनी निजी एक उससे मुतालिक खुदा से अपनी मुकद्दस हस्तियों से ताल्लुक। लेकिन इस मामले में
जब हम तरक्की पसंद दानिश्वर किसी को कहते हैं तो उसका मतलब ये वाज़ी है कि वो जब भी किसी की हिमायत या मुखालफत करेगा तो अकीदा और मजहब वो बहुत बात में शायद कहीं जाकर आए। सबसे पहले जालिम और मजलूम की लड़ाई इन लोगों के सामने होता है, और वो जालिम कोई भी हो उसका रंग नस्ल जबान अकीदा ये लोग नहीं देखते, और मजलूम की हिमायत में रंग नस्ल जबान अकीदा वतन लकीरें ये लोग नहीं देखते। ये महज अब ये बात है कि आपका मुझे मेरा शोजब साहब से किसी भी तरक्की पसंद फकीर से इस बात पे इख्तलाफ हो कि ये शख्स या ये कौम या ये मुल्क जालिम जालिम कौन है है या मजलूम मजलूम, कौन है? इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन हजरात गिरामी कदर की सबसे बड़ी खूबी, और ये अल्लाह ताला हम सबको ये खूबी अता करे कि आप जब भी किसी की हिमायत और मुखालफत करें उसमें आप सबसे पहले उस इसी उसूल को हम सामने रखें तो बहुत इंसानियत। बेहतरी हो सकती है। थैंक सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक और मौजू के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब प्रोफेसर शोज़ब अस्करी साहिब हफीज़हुल्लाह ताला के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मेरे दोस्त मोहतरम जनाब शोज़ब अस्करी साहब के साथ हमने अ, 3 नशिस्तें पहले की जिसमें हमने बहुत तफसील से माशाल्लाह मैं हज़ारों सफ़हात से इन्होंने हमें मुस्तगनी कर दिया। जो गुफ्तगू इन्होंने फ़लस्तीन के क़ज़िये पर की थी वो बहुत तफसील से और एक-एक चीज़ इन्होंने हमें समझाई। तो उसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद हमने 2-3 बार इनसे दोबारा, तो गुज़श्ता कुछ अरसे से मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं सुकूत शाम और वो जो उससे पहले जंगबंदी हुई थी गज़ा की, फ़लस्तीनियों और हमास और इज़राइल की, फिर उसके बाद सदर ट्रम्प साहब जब दोबारा तशरीफ़ लाए हैं इधर अमेरिका में इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसके बाद उनके कुछ बयानात और ख़ास तौर पर ये जो कहा उन्होंने कि ये गज़ा जो है उसको खाली किया जाए और यहाँ से आबादी को मुंतकिल किया जाए उर्दून और मिस्र की तरफ, और फिर उसके बाद उर्दून के जो बादशाह सलामत है उसको दरबार में बुला कर जिस तरह ट्रम्प ने हुक्म सादिर फरमाया, और फिर मिस्र ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और अरब ममालिक के लोगों को जमा करके ये तजवीज़ शायद दी थी कि आबादी को मुंतकिल ना किया जाए बल्कि फलस्तीनियों को वहीं पर रख कर गजा में रख कर तामीर नो का काम किया जाए। और उसके लिए खुद उसने भी पैसों का ऐलान किया, बाकी लोगों ने भी, और हमारे हाजिर इमाम ने भी आज कुछ सौ पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का भी ऐलान किया है तामीर नो के लिए। खैर, तो ये फिर जब मिस्र की और अरब ममालिक की इस तजवीज़ को नेतन्याहू और ट्रम्प साहब दोनों ने इसको मुस्तरद कर दिया है, और फिर उसके बाद जंगबंदी हुई थी गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले। उस जंगबंदी के बाद क्या कुछ हुआ, फिर जो जो यरगमालियों को रिहा करने का जो पूरा मामला था, तो उसके अंदर फलस्तीनियों ने या हमास ने 30 या 40 यरगमालियों को रिहा करना था और इसराइल ने तकरीबन 4,000 को। तो वो सब कुछ क्या हुआ, और फिर नेतन्याहू का व्हाइट हाउस में जब सदर ट्रम्प जीता है तो उसका जो पहला सरबराह ममलिकत किसी मुल्क का शायद आया है वो नेतन्याहू वहां आया था, और उसी जगह फिर ट्रम्प साहब ने वो तजवीज दी थी जिसका हमने अभी जिक्र किया कि आबादी मुंतकिल करके वहां पर तामीर नो का काम किया जाए। तो ये सारा कुछ हुआ, और फिर इसी गुज़श्ता दिनों जो वहां पर मोहम्मद अशरा और जो उसकी जो मुसल्लह तंजीम उन लोगों ने वहां पर गलबा हासिल कर लिया, और फिर वहां से बशार और ये सारे इनको भागना पड़ा, और फिर वहां पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इसराइल ने उसके बड़े बड़े रहनुमाओं को कत्ल किया, हमास के बड़े बड़े रहनुमाओं का कत्ल हुआ, और फिर इसमें हमारे शोज़ब अस्करी साहब गुज़श्ता साल जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरक्की पसंद दानिश्वर होने के नाते कोई मजहब या मसलक की बुनियाद पे नहीं, एक इंसानियत की बुनियाद पे इनका हमेशा से फ़लस्तीन और इसराइल के क़ज़िये में इन्होंने हमेशा गुफ्तगू तहरीर में तकरीर में हर जगह इन्होंने निजी महफिल में हो या इज्तिमा में हो इन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी काज की हिमायत की है, और इसराइल को इन्होंने हमेशा गासिब और जालिम करार दिया है। ये हम हमारे साथ जो इनकी गुफ्तगू हुई और इनके अलावा अपने इनके चैनल पे जो ये गुफ्तगू करते हैं और इसके अलावा जो दोस्त अहबाब इनको जानते हैं उन सबको मालूम है। और उसके साथ साथ वहाँ के मजलूमों के लिए जिस तरह इनका दिल हसास दिल धड़कता है वो सब हमारे सामने। लेकिन फिर उस जंग के नतीजे में जो हजारों लोग वहां पर कत्ल किए गए, हजारों बच्चे कत्ल हुए, और उसके साथ साथ ये मेन क़ियादत सबको उड़ा दिया, तो ये सारा नुकसान भी है। तो हम थोड़ा ये पूछेंगे कि भाई ये सब कुछ कैसे हुआ, और ये आप जैसे शोजब साहब और इस तरह के जितने लोग हैं वो उनका ये कहना है कि ये जो जंग है ये हमास ने जीती है और इसराइल को शिकस्त हुई, तो हम ये इनसे समझना चाहेंगे भाई ये किस तरह से।
फिर हम चलेंगे थोड़ा सा यमन की तरफ, क्योंकि मैंने शहजाद साहब से बात की हुई थी कि यमन पे मैं मुस्तकिल इनके साथ गुफ्तगू प्रोग्राम करूंगा। तो आज इंशाल्लाह हम उस कज़िये को भी समझेंगे कि वहाँ पर मसला क्या है, हौसी कौन है, उनके मुतालिबात क्या हैं, और ईरान का वहाँ पर हौसियों के साथ क्या ताल्लुक है। गुज़श्ता चंद दिनों से ईरान और सदर ट्रंप के दरमियान जो बयानबाजी का एक सिलसिला और धमकियों तक बात आई है, और अब क्या आगे कोई जंग छिड़ने वाली, तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो बुनियादी हमारा टॉपिक यही है, ट्रम्प ट्रम्प टू और मशरिक वस्ता, क्या हौसी, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान पर ट्रम्प ने जहन्नम का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शहजाद अस्करी साहब, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपको अपने हिफ्ज अमान में रखे, आप अपना इल्म जो है, अपना दानिश आपका, अपना हासिल मुतालिया और हासिल गौर फिक्र आप हम जैसे तलबा के दरमियान जो है ना वो बांटते हैं, तकसीम करते हैं, इसके लिए हम आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। शमसुद्दीन साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप इस मौजू पर मुझसे बात करें। जो जो मेरे पर जो ज़ाती नवाजिश है आपकी, उसके लिए तो मैं हूँ ही हूँ आपका शुक्रगुजार। इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं शमसुद्दीन, वो काम ऐसा काम है जिसकी जितनी तारीफ और जितनी तौसीफ की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी गरज व गायत कोई माली मनफियत या कोई माली मफाद नहीं है, बल्कि सरासर हुसूल इल्म है और तहसील इल्म है और तरसील इल्म है। तो ये जो आप काम कर थैंक रहे यू। हैं ना शमसुद्दीन साहब, अल्लाह ताला आपको इस जहान में भी और दूसरे जहान में भी, तमाम जहानों में जितने भी हैं, इंशाल्लाह आप ऐसे ही शमसुद्दीन रहेंगे। चल, ठीक। बड़ी मेहरबानी। वो हमारे कुछ दोस्त हमें कहते हैं हम शम्सुल कुफर हो चुके हैं, खैर। अच्छा शहजाद साहब, अब थोड़ा सा हमें कुफर भी तो अपने आप में एक दीन ही है। हाँ, ये सही बात है। खैर, तो अब हम थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। अब हमें थोड़ा बताया ना ये जंगबंदी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, फिर उसके बाद ये सुकूत शाम हुआ, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर बिल्कुल आपकी ये जो हमास और हिजबुल्लाह उनके बिल्कुल कमर तोड़ दी। शाम जो कि इस वक्त ईरान के लिए या जो मशरिक वस्ता में एक मसला था उसके लिए बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म था, वो रास्ता था, और लुबनान तक और हिजबुल्लाह तक, इन सब का ये क्या हुआ है, इस पूरे अच्छा, पे आप अपना तफसील से रोशनी डालें। तो ये गोड्डे टार्च दे नाल। तुर्की और शाम को अलग है ना। हाँ जी। तुर्की और शाम को हम इस चीज को इस तरह देखते हैं कि जी। 7 अक्टूबर 2023 23। हम्म। जहां से कहानी शुरू होती है, जी। और हम उसमें जो भी संगे मील हैं उनका जिक्र करते हैं। ठीक। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 11-12 बजे मैंने अल जजीरा पर देखा कि हमास के जंगजुओं ने शुमाली इसराइल पे हमला कर दिया, हम्म। और बहुत खतरनाक हमला है। और इसराइल की तारीख में इतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये कि हज़ारों की तादाद में हमास के लोग इसराइल में घुस चुके हैं, और इसराइल की 12 से ज़्यादा बस्तियों पर हमास के जंगजू काबिज हैं। इस दौरान दो बड़े इसराइली फौजी अड्डे इसराइल उन पर हमास के लोग काबिज हैं। और अभी तक इसराइली फौज रिएक्शन पे भी नहीं आई। फिर दोपहर हो गई, इसराइली फौज का मुकाबला शुरू हो गया हमास के साथ। इस दौरान पता लगा कि जी सैकड़ों हजारों इसराइली जो हैं उनको हमास के लोग पकड़ के कहाँ ले गए, गजा में ले गए, और हम्म। दर्जनों गाड़ियां भी ले गए हैं। और वो फुटेज सारी, फिर 24-26 घंटे, 24-36 घंटे गुजरे तो पता लगा कि जी अब हमास के वो लोग जो इसराइल में हैं वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, और इसराइल ने ऐलान किया है कि अब वो गजा पे हमला करे। और फिर उसके बाद गजा पे बमबारी बमबारी बमबारी, वो मुसलसल बमबारी चलती रही, और वो बिल आखिर 2 महीने पहले खत्म हुई। उस बमबारी के दौरान इसराइल ने गजा में 70 से 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दी। हम्म। रिहाइश गाहें, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियां,
चर्च, मस्जिदें, कुछ भी नहीं छोड़ा गया ग्राउंड पर। जब वो तबाह कर दिए गए तो फिर उसके बाद हजारों पाउंड वजनी बम जो जेर जमीन दर्जनों बीसियों किलोमीटर नीचे जाके फटते हैं, और बीसियों मीटर नीचे जाके फटते हैं, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। जितनी उनकी तवक्को थी ना कि हमास ने अंदर टनल्स बनाए हुए हैं, सुरंगें, तो भारी असला हम्म। उन्होंने उधर गिराया, और उसके नतीजे में मतलब सैकड़ों फुट गड्ढे बने। हम्म। और सही। अब गजा कितने का है कि गजा 30 किलोमीटर लंबा, 30 से 35 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, वहां से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो नया बना हम्म। है, वहां तक उसकी लंबाई है। और हम्म। जितनी मार्गला पहाड़ी से लेकर ये हमारा आईजेपी रोड जो पिंडी इस्लामाबाद के बीच में जितना ये चौड़ा है, इतना गजा चौड़ा है। ठीक। और ये एक हम्म। मुस्ततील है, जिसके एक तरफ समुंदर है, मेडिटरेनियन सी, बहर कुल्जम, और बाकी एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ इसराइल है, तीसरी तरफ रफा है, मिस्र। ये जो गजा है, ये 7 अक्टूबर से पहले, 2005 से लेकर 7 अक्टूबर 2023, 18 साल से मुहासरे में। यहाँ 23 लाख लोग रहते हैं, जिन लोगों को आने और जाने के लिए इसराइल से इजाजत लेने की जरूरत हम्म। है। इन 23 लाख लोगों ने खाना क्या है वो इसराइल के रिश्ते आता है। ये 23 लाख लोग पानी कैसे पिएंगे वो इसराइल तय करता है। ये 23 लाख लोग सफर कितना करेंगे और कैसे करेंगे ये इसराइल तय करता है। तो यानी पिछले 18 साल से ये 23 लाख लोग अमलन जेल में हैं, हम्म। जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस की जुबान में अगर तारीख से कोई एक मिसाल लेनी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे मशरकी यूरोप में, जिनका जी सर। मैं गुजारिश कर रहा था कि अमलन 18 साल से मगरबी किनारे के फलस्तीनी खानदानों का गजा के फलस्तीनी खानदानों से कोई रब्ता नहीं था। ऐसे भी ठीक। बच्चे हैं जिनकी माएँ उधर थी, ऐसे भी भाई थे जिनकी बहनें उधर थी, ऐसे भी खामन थे जिनकी बीवियां उधर थी। तो मतलब अमलन जेल, 23 लाख हम्म। लोगों के लिए। और जेल हम्म। भी ऐसी जिसमें ना फजा आपकी है, ना हवा आपकी है, ना गिजा आपकी, कुछ भी नहीं है। सही है। इस बिल्कुल दौरान ऐसा ही। गजा इस दौरान गजा में मजामत एग्जिस्ट करती है, जी करती है। कौन है जी वहाँ? वहाँ हमास है। वो कैसे मजामत कर रहे हैं? उन्होंने जेर जमीन सुरंगें बनाई हुई हैं बहुत गहरी, और उन सुरंगों के जरिए वो मिस्र से वो चीजें मंगवाते हैं जो चीजें इसराइल के जरिए उन्हें दस्तियाब नहीं है। और हम्म। ज्यादातर हथियार जो रेजिस्टेंस बना रही है वहां पर गजा में, वो जेर जमीन फैक्ट्रियां हैं और वो उधर ही बनाते हैं। सही। और मतलब वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिजिटल इंतिफादा, एक मीडियम है यूट्यूब पर जो अच्छा। यूरोप अफ्रीका के उन सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है जो फ़लस्तीन के हिमायती हैं। तो उन्होंने हम्म। सारे मौजूद को बड़ा तफसील से कवर किया है कि क्या तख्लीक और क्या तकलीफ, किस तकलीफ में रहकर उन्होंने क्या क्या तख्लीकी अंदाज से अपने हथियार और अपनी मजामत जो है वो बना के रखी। ठीक। इस दौरान बीच में एक दफा 2014, 13-14 में जब हुस्नी मुबारक का खात्मा हुआ और मिस्र में इंतखाबात हुए और मोहम्मद मुर्सी इख्वानुल मुस्लिमीन के वहाँ सदर बने, तो वो हम्म। एक साल रफा खुला और फलस्तीनियों ने कुछ अरसा चैन का सांस लिया गजा के लोगों ने। लेकिन फिर वहाँ फिर फौजी बगावत होगी और अब्दुल फतेह अल सीसी वहाँ हुक्मरान बन गए। और सीसी के मिस्र से इसराइल को कोई खतरा नहीं, और सीसी का ठीक। मिस्र इसराइल के लिए एक किस्म का ऑक्यूपेशनल टूल है। और वहाँ जो हम्म। वो जो रफा क्रॉसिंग है जो मिस्र हम्म। और गजा के दरमियान है, उसे भी अमलन इसराइल ही कंट्रोल करता है। सही। तो ये 7 अक्टूबर 2023 से पिछला महीना है सितंबर। हम्म। सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा में होता है इजलास हर साल, सरबराहान। सही। हम्म।
इस सरबराह इजलास जो 2023 में हुआ है उसमें इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वहाँ मशरिक़ वस्ती का एक नक्शा दिखाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये है मशरिक़ वस्ती का ब्लेस्ड वर्ल्ड, बाबरकत हिस्सा, और ये है अच्छा। मशरिक़ वस्ती का ईवल वर्ल्ड, बुराई का हिस्सा। तो ब्लेस्ड वर्ल्ड सही। क्या है? सऊदी अरब, हम्म। बहरीन, यूएई, मिस्र, इसराइल। और ईवल वर्ल्ड क्या है? ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान। और ये जो ब्लेस्ड वर्ल्ड है, इसमें इसराइल जहां है, वहां नक्शे पर जो मकबूजा फलस्तीनी इलाके हैं उनका नामो निशान ही कोई नहीं। यानी वो अच्छा। मगरबी सहारा हो फलस्तीन या गजा हो फलस्तीन, यानी कितने, 6 मिलियन फलस्तीनी, 60 लाख। ठीक। ओ। तो साठ जी। लाख फलस्तीनी वहां एग्जिस्ट करते ही नहीं, बल्कि वो इलाका सारे का सारा इसराइली है। सही। ठीक। और ये उन्होंने मंसूबा दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि आप ये देखें, आपको इस तरह का मशरिक वस्ती चाहिए कि आपको इस तरह का मशरिक वस्ती चाहिए। हाँ। अब वो इस तरह का जो ब्लेस्ड वाला मशरिक वस्ती था, इसकी तरफ उनका इशारा ये था कि देखिए पिछले चंद सालों के दौरान हम्म। उर्दन और मिस्र और तुर्किया के बाद, कई सालों बाद, दिहाइयों बाद, अरब ममालिक में से बहरीन ने और मराकश ने और यूएई ने और सूडान ने ये हिम्मत और जुर्रत की कि उन्होंने आगे बढ़कर इब्राहिमी मज़ाहिब के दरमियान होने वाला इब्राहिम मुआहिदा कबूल किया और इसराइल की रियासत को तस्लीम किया। और शालोम सलाम, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जी यूएई में लोग आ रहे हैं इसराइल से, और यूएई और यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। ये नहीं, मशरिक वस्ती की अरब आमरीतें जो हैं चंद, वो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं। और हम ये सुन रहे हैं कि बस अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती तल्लुकात कायम हो जाएंगे, और ये हम्म। सदर जो बाइडन की सदारत का अमरीकी अवाम को एक तोहफा होगा। और इसी बलबूते पर वो ट्रंप के इब्राहिम मुआहदे को बहुत पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, लाइन में 7 मुल्क और लगे हुए हैं जो हम्म। इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। बहुत से लोग कहा करते थे कि उन सातों में एक पाकिस्तान भी था। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। ठीक। तो एक ऐसी सूरत हाल जिसमें एक सब यहाँ पर कौम, जो। आपके यहाँ कोई आवाज नहीं नहीं, गूंजी? थोड़ी सी आवाज आई थी, हाँ। पागलपना। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि एक ऐसा माहौल जिसमें 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक कौमी गिरोह हम्म। को यकसर नाबूदगी का खतरा है, ऐसे आलम में जब उनका हक खुद इरादियत और हक आज़ादी और हक सॉवरेनिटी यूनाइटेड नेशंस के सिर्फ जनरल असेंबली की करारदादों ने मंजूर नहीं किया हो, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, जिसमें अमेरिका उस तरफ है जिस तरफ को प्रो फलस्तीनी साइड कहा जाता है। क्या कि ना सिर्फ ये कि 1967 के बॉर्डर पर फलस्तीनी रियासत कायम होगी, बल्कि मशरकी हम्म। बैतुल मुक़द्दस उसका दारुल हुकूमत होगा। ठीक है। सारी दुनिया के लोग फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत को, हक हुर्रियत को, हक रियासत को इस सूरत हाल में कि मशरकी बैतुल मुक़द्दस उसका दारुल हुकूमत हो तस्लीम करते हैं। सही है। कौन कौन इसको तस्लीम नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ इसराइल और उसकी काबिज ठीक। इंतजामी। यकलख्त ठीक। फलस्तीनियों को ये लग रहा है कि हम्म। पहले वो एक शनाख्त के तौर पर, चाहे वो महकूम शनाख्त के तौर पर ही सही, लेकिन एग्जिस्ट तो करते थे और हम्म। दुनिया उनका वजूद तस्लीम करती थी। और अगर ऐसा सही। हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, हम्म। तो उनको नाबूद कर दिया जाना है। आप यहां अंदाजा लगाएं किसी एक आदमी की मुस्तकबिल की पेश बीनी का। आज हम हम्म। मार्च 2025 में बैठकर 7 अक्टूबर 2023 का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, इसलिए कि तारीख और वक्त सबसे बड़ा पैमाना है किसी हादसे को जांचने का। सही। 6 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी
अवाम को यकसर नाबूदगी का खतरा है, ठीक। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल की काबज इंतजामिया मुजरम करार नहीं दी जाती। हम्म। 6 अक्टूबर 2023 मगरबी किनारे को यकसर खत्म होने का खतरा है कि वहां इसराइली सेटलर्स हर रोज फलस्तीनियों के देहात तबाह करते हैं, उनके बच्चे कत्ल करते हैं, और वहां हमास नहीं है। सही। हमास दहशतगर्द है ना, हमास गजा में हम्म। है, मगरबी किनारे में तो नहीं है। जी। मगरबी किनारे में तो फलस्तीनी अथॉरिटी है, फलस्तीनी अथॉरिटी जो इसराइल का कोलैबोरेटर है। सही। कोलैबोरेटर कहते हैं मुआविनकार, ठीक। ठीक। तो लेकिन वहां पे भी फलस्तीनी हर रोज कत्ल हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बच्चे गिरफ्तार, छोटे छोटे बच्चे अगवा किए जाते हैं, गिरफ्तार या अगवा क्या नाम दिया जाए इसको। आज हम मार्च 2025 में बैठे हैं, इसराइल का वजीर आजम और इसराइल का वजीर दिफा, उसके खिलाफ वारंट जारी हुए हुए हैं, और दुनिया के 155 ममालिक ऐसे हैं जहां नेतन्याहू और युवाव गिलान नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जंगी मुजरम करार दिया, और ठीक। उन पर इल्जाम है बच्चों और औरतों के कत्ल का। 4 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस, आईसीसी नहीं, आईसीसी अक़वाम मुत्तहिदा का झैली इदारा है, अदालती निज़ाम की बात करते। हम्म। 4 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली इकदामात को गजा में नस्ल कुशी करार दिया, जेनोसाइड, सही। विद जेनोसाइड इंटेंट। ये इंटेंट कोई अब नजर आई है हमें, हम्म। जब 7.5 लाख फलस्तीनियों को 1948 13 मई, 14 मई को इसराइल कायम हुआ, 13 मई को 6 फलस्तीनी शहरों से 7.5 हम्म। लाख फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल किया गया और उन्हें हक के वापसी भी नहीं दिया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा आज भी कहती है कि वो 7.5 लाख लोग भी हक के वापसी रखते हैं, जो अब लबनान में और शाम में और उर्दन में रिफ्यूजी कैंपों में रहते हैं। ये जो गजा में फलस्तीनी रहते हैं ये भी रिफ्यूजी कैंपों में रहते हैं, और ये जो मगरबी किनारे में फलस्तीनी रहते हैं ये भी रिफ्यूजी कैंपों में रहते हैं। ये महाजर कैंप है फलस्तीनियों के। फलस्तीनियों का सही। वतन इसराइल के कब्जे के बाद आधे से ज्यादा, यानी कितना, 82% तारीखी फलस्तीन अब इसराइल है, 82%। तो एक ऐसी कौम जिसको यकसर खात्मे का अंदेशा था, उसकी खातिर अमरीकी दफ्तर खारजा के दर्जनों एहलकारों ने इस्तीफा दिया। उसकी हम्म। खातिर अमेरिका के फौजियों ने पेंटागोन के सामने खुदकुशी की। उसकी खातिर 21,000 अमरीकी यूनिवर्सिटी तालिबान ने डिग्रियां नहीं ली। उसकी खातिर अमेरिका की मौजूदा हुकूमत अमेरिका को एक पुलिस स्टेट बना चुकी है। उसकी खातिर अमेरिका के यहूदियों ने ट्रंप टावर पे कब्जा किया हुआ। आज दुनिया का सबसे बड़ा मौजू क्या है? फलस्तीन। शमसुद्दीन, इस दौरान सूडान के तनाजे में लगभग 50,000 लोग कत्ल हुए, सारे शहरी। कभी देखा है सुर्खियों में आया हो? ओ, इस दौरान यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर 7.5 लाख रूसी और 6.5 लाख यूक्रेनी मारे गए। कितने? अच्छा। 14 लाख, 1.4 मिलियन। सर गूगल करें, 14 लाख का फिगर है यूक्रेन और रूस के दरमियान फौजियों की मौत का। आजाद जराए इसको तस्दीक करते। आपने सुना? ये ट्रंप आया है और जेलेंस्की, लेकिन अभी भी वो जंग आलमी मीडिया के सामने उस तरह पेश नहीं की जाती जिस तरह ये जंग पेश की जा रही। क्यों? हम्म। सूडान का तनाजा दाखिली तनाजा है। एक तरफ प्रेसिडेंशियल फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ सरकारी अफवाज हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस दौरान कांगो पर M23 रेबल्स का हमला हुआ है, और M23 रेबल्स पूरे के पूरे कांगो को पीछे घसीटते हुए चले जा रहे हैं। रवांडा उसकी हिमायत कर रहा है, कत्लेआम हो रहा है इंसानों का। सही। आप उस तरह तो नहीं सुनते। आपको हाँ, लगता है कि आप बिल्कुल। हाँ,
भाई आप बीबीसी पे चले जाएं। आपको लगता है कि अल जजीरा चूंकि कतर से चलता है और मुसलमान उसको चला रहे हैं तो वही चला रहा है। आप बीबीसी पे चले जाएं, आप फॉक्स पे चले जाएं, आप सीएनएन पे चले जाएं, आप यूट्यूब पर अमेरिकी प्रोफेसरों के लेक्चर सुने। आज बर्तानिया में इस वक्त केयर स्टामर है प्राइम मिनिस्टर। दूसरे बड़े रहनुमा का नाम है जेरेमी कॉर्बन, जो सही। लेबर पार्टी के सरबराह रह चुके हैं। और वो क्या है? प्रो फलस्तीन। उन्होंने फलस्तीन के हक में इतना लंबा पर्चा लिखा है फेसबुक पर। अमेरिका में सदर कौन है? ट्रंप। उसके मुकाबले पर कौन थी? कमला हैरिस। कमला हैरिस और जो बाइडेन की सोच डेमोक्रेटिक में एक सोच है, और उसके पैरेलल दूसरी बड़ी सोच कौन है? बर्नी सैंडर्स, जो बर्मला कहता है कि इसराइल एक काबिज रियासत है, सहूनियत इंसानियत की दुश्मन है। कहाँ फलस्तीनी अपने खून से अपने जज्बा हुर्रियत को कहाँ उठा कर ले गए? आप 50,000 लोगों को रो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सूडान में सदर बनने के चक्रों में 85,000 लोग मारे जा चुके हैं। अवाम और लोगों की, मैं इस बात, एक शख्स को भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कौमी शनाख्त नाबूदगी के सामने दो चार हो तो आप क्या करते हैं? जी। मैं फिर पूछूंगा, लेकिन अगर आपकी कौमी शनाख्त नाबूद हो रही हो तो आप क्या करते हैं? अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए। सही है। सर्वाइवल की लड़ाई। पाकिस्तान ने एटम एटम बम बनाया हुआ है। अल्टीमेट वेपन है ना। अल्टीमेट सही। वेपन है कि हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि कोई और जहरे कौम हमारा कौमी वजूद मिटा देना चाहती है, तो न्यूक्लियर हथियार जायज हो जाते हैं। न्यूक्लियर हथियार एक ऐसा हथियार है जिसके नतीजे में मर्द मरते हैं, औरतें मरते हैं, बच्चे मरते हैं, फौजी मरते हैं, इमारतें तबाह होती हैं, हजारों साल तक जमीन बंजर हो जाती है। आप जमीन को जहन्नुम से बदतर कर देना चाहते हैं एटमी हथियार चलाकर, लेकिन उसकी एक ही जस्टिफिकेशन, अल्टीमेट वेपन है जी। हम थोड़ी चलाना चाहते हैं। हम तब चलाएंगे जब हमारा कौमी वजूद इस तरह के खतरे के सामने होगा कि अगर हमने ये ना किया तो हम खत्म हो जाएंगे। नहीं, उस सूरत पे तो शायद अब दोनों खत्म हो जाते हैं ना। यहाँ तो आपने पंगा मार के अपने आप को खत्म किया ना। फलस्तीन इसराइल को क्या नुकसान पहुंचाया आपने? ये तो अब मेरे आप ख्याल से आपकी मिसाल तो गलत है यहाँ पर। आप कह और रहे हैं ना उससे कि अच्छा, आपकी, उससे पहले जब ये 23 अक्टूबर के हमले मुझे से फिर पहले क्या हो आपने रहा जो था? सवाल किया उसका जवाब देने में, क्या? आपने जो सवाल किया ना उसका जवाब देने में ना, आपने एक हाँ सवाल चले। किया ना कि आपकी मिसाल यहाँ गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के वजीर दिफा युआव गिलांत ने कहा था पानी बंद कर देंगे, रोटी बंद कर देंगे, हवा बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे। गजा में हम्म। इंसान नहीं जानवर रहते हैं, और इन हम्म। जानवरों को जड़ से खत्म करें। इसराइल के वजीर दाखिला ने कहा था कि हम गजा पे एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंकते, एटम बम, और गजा को खत्म कर देते। फलस्तीनियों की अस्करी तंजीम हमास के पास एटम बम था 7 अक्टूबर, जो उसने चलाया। नहीं, अब देखो शहजाद साहब, ये बात, सुन लेना, अब आप सुन यार लेना। अब अब आप ये तो बात, आपने, इस पे बात ज्यादा वो हो रही है ना, हम फिर असल एक, टॉपिक तक पहुंचेंगे नहीं। नहीं आप, मैं आपको कहानी सुना रहा था, उसमें बीच में आपने नहीं, सवाल इसमें तो डाल दिया। सबको नहीं, ये तो सब मालूम, और ये है ना कि इसके अंदर ठीक है। आप उस पूरे तमहीद को बांध कर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि बस वो जो 7 अक्टूबर का हमला था वो बिल्कुल सही था, और उससे जो है ना फलस्तीन पूरी दुनिया की मीडिया पे है, फलाना है, ये वो भाई करके वो हम सब ये, सही है। आपने कहा वो है हो बिल्कुल गया। ठीक था, मैंने कहा कि 7 अक्टूबर को पहले, 7 अक्टूबर से पहले क्या था वो आप भूल क्यों जाते हैं यार? यार पहले यही था ना, खटपट है दोनों में, बस ठीक है, यहाँ से ये कुछ करता है, वहां से उधर से क्या कुछ। खटपट? और बाकी वो ठीक है, जब तक एक मसला तरफ हल एक नहीं हो आदमी रहा तो। मरता है और एक तरफ 1,000 आदमी मरते, एक भाई तरफ मसला, तो आपको मसला हल मालूम नहीं है, होना। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको, देखिए आज सुबह से अब तक 480 फलस्तीनी मारे जा चुके। कितने? हाँ, चार सौ चार अस्सी 480। 7 अक्टूबर में कितने इसराइली मारे गए थे? 1,200। और अभी लिस्ट, आज 480 के मुकाबले पे इसराइली कितने मारे गए आज? एक भी नहीं। इसराइल ने हम्म, बमबारी किया, इसराइल तो गया ही नहीं, जमीनी फौज तो सही। नहीं भेजी। हम्म,
मैं जमीनी फौज ठीक का है, भी बता ठीक। सकता हूँ जंग के दौरान क्या नुकसान हुआ है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि फलस्तीनी जाने क्यों कीमती नहीं है। भाई है तो हम रो फलस्तीन, रहे हैं ना, आप लोग तो इस पे जश्न मना रहे हैं कि अब आप तो रो हमला रहे कर दिया हैं और और उसको फलाना कर कीमती, दिया। हम आप, इस बात पे रो रहे हैं कि इतने लोगों की जानें खामखा क्यों जाया हो रही है, मकसद ये हासिल मैं नहीं हो आपको रहा। खाम, यार मैं अभी कुछ भी आपको हासिल नहीं बताया हो कि रहा, फलस्तीन की आजादी की मकसद है ना, क्या हासिल हो रहा है बताओ। मजीद तो दलदल में फंसा दिया उसको, मजीद गजा को जो है ना बर्बाद भी कर दिया, और अब वहां पर लड़ने की सलाहियत खत्म हो गई बिल्कुल क्या। हम तो ये इस बात पे रो रहे हैं ना, हम तो जानू की ज़िया पे हम दुखी हैं। गजा में किसकी लड़ने की सलाहियत खत्म होगी? ये हमास लोगों की, और किसकी, मेरी। नहीं तो फिर वो लड़ कौन रहा है गजा में हमास के खिलाफ? इसराइल। तो इसराइल तो कह रहा है कि गजा में 15 महीने की जंग के बाद हमास की ताकत में 1100 गुना इजाफा हुआ। अच्छा, वो ये मुझे नहीं पता था। अब अभी गूगल करें नहीं इसराइल नहीं, के। आपने बता दिया, आप गूगल करने की और क्या जरूरत है भाई। और ये सिर्फ इसराइल के लेफ्ट अखबार हारिट्स की रिपोर्ट नहीं है। हारिट्स को हम एहतराम से देखते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स करता है। ये तो इसराइल का टाइम ऑफ इसराइल ने कहा है, ये तो यरूशलेम पोस्ट ने कहा है। ये जो कुछ पिछले 2 महीने में होता रहा है कि वो जब मुगवी रिहा करते थे हमास वाले, कैसे गाड़ियां उनकी खड़ी होती थी, कैसे उनके तराने बज रहे होते थे, कैसे उनके पैनाफ्लेक्स लगे रहते, कैसे वो जलील और रुसवा करते थे इसराइल को। ये क्यों? नितनयाहू, नितनयाहू ने ये कहा है कि हम ये जंग हमास के खिलाफ हारे हैं, इसलिए कि हमास ये जो प्रोपोगंडा कर रहा है ना, अगर ये वो खत्म नहीं करेगा तो हम और करेंगे। क्या करेंगे? और मतलब और क्या करेंगे? और मारेंगे और बमबारी करेंगे, और क्या करना और बमबारी करेंगे। ये जंग जो दो दो महीने पहले खत्म हुई है, इसका एंड रिजल्ट देखें। जंग होती है दो मुतहारिब फरीकैन के दरमियान। जंग में कोलेटरल डैमेज होते हैं सिविलियन। सिविलियन मारे गए हैं गजा में कितने? हजारों, दर्जनों हजारों, है। 50 60। इन्होंने भी तो पहले हमले पे सिविलियन को ही मारा था, हमास ने। इन्होंने कौन से सिर्फ फौजियों को निशाना बनाया था। अब ये पिछली जितने मुलाकात मगवी में है भी मैंने बेचारे। आपसे कहा था कि आपने अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन पर तूफान उल अक्सा को डिटेल से पढ़ना है, लेकिन आपने नहीं किया। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि हमास का हमला इसराइल के फौजी अड्डों पर था। जब जवाब में इसराइल ने कार्रवाई की गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए, तो उनका एक मिशन होता है जिसका नाम होता है हनी बॉल ऑपरेशन। उसका मतलब ये होता है कि जब दुश्मन आपके लोगों पर हमला कर दे और आपको ये खतरा हो कि दुश्मन आपके लोगों को उठा करके ले जाएगा, तो आपके लोग भी आपका लेजिटिमेट टारगेट होते हैं। वो जो 12 देहात तबाह हुए हैं, वो इसराइल के गनशिप हेलीकॉप्टरों की मिसाइल बाजी से तबाह हुए। हमास के लोगों के पास क्लाशनकोफियां रॉकेट लॉन्चर हैं। रॉकेट लॉन्चरों से मकान जमी बोस होके जल के सुहा नहीं हो जाते, वो मिसाइलों से होते हैं। और खित्ते ठीक में है। मिसाइल इसराइल के पास हैं। और ये बातें, वो क्या नाम है उल्लू का पठा, वो जो एक बड़ा मशहूर है, एक अमरीकी प्रोग्राम कंपेयर, जो सबसे पहले पूछता है कि हमास की वो करते हो कि नहीं मजम्मत, बासिम यूसुफ के साथ जो है, चलो उसका नाम मुझे फिर याद आ जाएगा। तो उसके साथ बैठे हुए थे वो कर्नल साहब जो बड़े अरसा इसराइली डिफेंस फोर्स के तर्जुमान थे। तो उन कर्नल साहब ने ये तस्लीम किया है कि हाँ, 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने जिन लोगों के खिलाफ हमला किया था वो तो फौजी थे, लेकिन जब हमें ये इत्तला मिली कि हमारे बहुत से लोग अगवा किए जा रहे हैं और बहुत से लोगों के खिलाफ कैबुट्स में यानी देहातों में लड़ाई जारी है, तो इसराइली गनशिप्स हेलीकॉप्टर ने फ्रेंडली फायर्स में दर्जनों नहीं सैकड़ों इसराइलियों को हलाक किया। इसराइल उन मतलब, इसराइल हम्म। इसराइल अपने जंग यानी इन 16 महीनों में कोई भी इंटरनेशनल मीडिया का आदमी वहां नहीं गया, इसलिए कि इसराइल की तरफ से इजाजत ही नहीं है कि वहां लोग जाएं और जाकर के तहकीकात करें। मैं आगे बताऊं क्या हुआ है इसके जी अलावा। जी जी, बताएं। इस दौरान हिजबुल्ला जो कि लेबनान के बॉर्डर पर एक्टिव है अगेंस्ट इसराइल, उसने ये कहा 8 अक्टूबर को कि अगर इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग बंद ना की तो हम इसराइल हम्म। के ये जो सरहद है, यहाँ पर जो 80,000 लोग रहते हैं, उनको घरों में आबाद नहीं होने। ठीक है। 14 महीने तक लगभग 1 लाख इसराइली अपने घरों से बाहर थे। इस दौरान 5 लाख लबनानी अपने घरों से बाहर थे। इस दौरान जंग लबनान की सरहद से बैरूत की तरफ नहीं आई, वरना तारीख गवाह है कि इसराइल की फौजें
5 दिनों में, 4 दिनों में, 3 दिनों में कहाँ पहुंच जाती हैं, जहां उन्होंने पहुंच कर फतह करना होता। तो ये जंग 14 महीने चली, मगर इस जंग का मरकजा वही 120 किलोमीटर लबनान इसराइल बॉर्डर था। ना हमास के पास एयरफोर्स है, और ना लबनान की हिजबुल्ला के पास एयरफोर्स है। तो फजा में तो मुकम्मल किसका कंट्रोल है? इसराइल का। और इसराइल का इसराइल है। के पास और इसराइल के पास है अमेरिका के बनाए हुए F-35 जहाज। ठीक है, तो इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि ग्राउंड पर इसराइल की अफवाज ने तो इसराइल ने क्यों नहीं कई किया ये? कोई खुदा ने वहां अबाबिलें आके उनकी मिसाइलों को गिरा रहा था? इसराइल ने क्यों नहीं किया ये जो आप कह रहे हैं, जहां पर आके उन्होंने फतह कर लेना था, वो क्या नहीं हुआ? लड़े हैं ग्राउंड पर? ग्राउंड पर नहीं, हिजबुल्ला लड़ी है ना इसराइल के खिलाफ। तो ऊपर से जो फिजाई जो हमले करके भी तो उनको शिकस्त नहीं दी उस जा सकती थी? उसके नतीजे में लेबनान का 50 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। नहीं, तो उससे सारे। इसराइल को क्या मसला है? हो जाए, जब यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है उनके खिलाफ। हाँ, तो वो तो किया है ना उन्होंने। उन्होंने तो जनूबी फिर, लेबनान को भी तबाह किया है और जनूबी बैरूत को भी तबाह किया है, यही वो कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं किया इस मरतबा? आप कह रहे हैं कि किया है ना। तो भाई, अच्छा, फजाई बमबारी में तो लेबनान का मलिया मेट किया है इसराइल ने। फजाई ठीक बमबारी है, में तो गजा का मलिया मेट किया है इसराइल ने। ठीक है। तो इससे अब आप क्या, यानी आप ये कह रहे हैं कि जमीनी लड़ाई करके वो लोग फतह नहीं कर सके सिर्फ फिजाई हमले से? और उन्होंने ये कहा था मुजाहिदीन, 7 अक्टूबर को, नेतन्याहू ने कहा था ये अफवाज उस वक्त तक गजा से वापस नहीं आएंगी जब तक हमास का खात्मा नहीं होता। तो रात को ये 480 लोगों पर जो हमला किया है, ये किन लोगों को मारा? कि पिछले 2 महीने में हमने जो सैकड़ों हजारों लबनान हमास के फाइटर्स देखे हैं, ये कहाँ से निकले? ये कौन है? नहीं ठीक है, अच्छा शहजाद साहब, बहुत अच्छा आप देख रहे हैं मुजाकरात। माशा। जो 40 लोग रिहा हुए हैं वो मुजाकरात के नतीजे में रिहा हुए हैं, और उसके बदले ठीक, में सैकड़ों फलस्तीनी रिहा करवाए गए हैं। और ये अब ट्रंप की वजह से ये जो कुछ हो रहा है। अदरवाइज, अगर जो एक तस्वीराती लड़ाई थी, जिस जिस लड़ाई का नाम है स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, उसमें आप देखें ऑब्जेक्टिव किस पार्टी ने अचीव किया है। हाँ, इसराइल, अमेरिका, नेतन्याहू कहता है कि आप देखें, हमने फेस ऑफ मिडल ईस्ट चेंज कर दिया है क्या, कि बशार अल असद अब नहीं है। तो बशार को इसराइल ने खत्म किया। ये तो अभी हम आपसे पूछेंगे ना, अभी तो हाँ, सब्र तो ये करें, क्या है? इस पे मैं आ रहा हूँ। बशार अल असद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बशार अल असद भाग गया है। तो बशार अल असद को क्या दमिश्क को इसराइल ने जाके फतह किया? नहीं। हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है, तो क्या हिजबुल्ला सामान लपेट कर वहां से निकल गया? जनूबी लेबनान में अभी भी आपने मुआहिदा कर की जंग बंदी की है ना। किससे मुआहिदा किया? हिजबुल्ला से ही मुआहिदा किया। आपने हिजबुल्ला को खत्म करना था। आपने जनूबी लेबनान से हिजबुल्ला को खत्म करके लेबनान की फौज को वहां लेकर आना था, ऐसा तो नहीं हुआ। हिजबुल्ला ने हथियार तो नहीं फेंके। फिर आपने कहा था हमास का वजूद ही खत्म कर देंगे। हमास आप खुद कह रहे हैं कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो फिर आपने कहा था कि हम अपने सारे यरगमालियों को रिहा करवा कर लाएंगे। यरगमालियों को जंग से तो आप रिहा नहीं करवा सके। आपने जंगबंदी का मुआहिदा किया 60 दिन का। उन 60 दिनों में 40 लोग रिहा हुए। वो कैसे रिहा हुए, सारी दुनिया ने देखा। नहीं चले, हम आपके दलाइल और बराहीन कातिया को सुनकर अब इस बात पे हम वो हो गए कि भाई इसमें इसराइल को बुरी तरह शिकस्त हुई है, अमेरिका नाक रगड़ रहा है। नहीं, अब आप मजाक फतह उड़ा रहे के, नहीं नहीं, फतह जो है वो फलस्तीन, गज्जा और हिजबुल्लाह और ईरान और इन लोगों को फतह नसीब हैं। हुई है। बिल्कुल नहीं। अब ये आप यार, मुझे जरा, ये देखो ना, ये लड़ाई होती है रूस और अमेरिका के बीच में। दो बराबर की ताकतें, लड़ाई है चीन और अमेरिका के बीच में। दो बराबर की ताकतें। चींटी और हाथी की लड़ाई पर आप ये कह रहे हैं ओ चींटी मारी गई, ओ चींटी मारी गई। यार इस चींटी तरह को नहीं कह, जिंदा रहना ही, चींटी का हाथी के मुकाबले में जिंदा रह जाना ही उसकी जीत है भाई। बस ये बस बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही मैं कह रहा था ना कि चलो जिंदा रह जाना ही उसकी। अब ये जो सब कुछ हुआ, इसी के चक्कर में जब ये जंग शुरू हुई और उसी के तसलसल में जो शाम, सुकूत शाम हुआ और बशार का भाग जाना वहां से, ये ईरान, हिजबुल्ला और गज्जा वाले हमास सब की शिकस्त नहीं है ये कैसा हुआ? वो हमास रास्ता ही रुक गया इमदाद का। मैं मैं बताता हूँ। अब तनाजे के है ना कई कई पहलू हैं। ये तह दर तह, लहर बाई लहर तनाजा है ना। ये भी ठीक तो है, नहीं है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा इख्तिसार से हाँ, बयान फरमाए। हमास है
सुन्नी मुसलमानों की नुमाइंदा है। जिहादी तंजीम। जिहादी तंजीम, जिहादी कहें या हुर्रियत पसंद कहें, जिहादी उसका कोई आलमी एजेंडा नहीं है। गजा से बाहर हमास का कोई एक्ट कभी, मतलब उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं है। वो एक कौमी ठीक है। तहरीक के तौर पर अपने आप को कहते हैं। चले। और एक और बात, अभी एक और बात, अभी यूके यूके में जो इसराइल का सफीर है ना, उसने यूके हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब पर डिस्कशन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने चेक किया कि वो किसकी किताब है। वो कोई साहब है, RAMI, रामी समथिंग, लेबनान के स्कॉलर हैं, उधर होते हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में। अच्छा। उन्होंने और बरतानवी मुसन्निफ ने मिलकर किताब लिखी है, दे आर नॉट टेररिस्ट, कि हमास एक कौमी तहरीक है। और वो किताब दलाइल से साबित करती है कि हमास एक कौमी तहरीक है, हमास कोई मजहबी दहशतगर्द गिरोह नहीं। ठीक। और वो उस किताब का बुक लॉन्च था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते। अब जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो चाहें तो गूगल करें तो फौरन पहुंच जाएंगे। और वो किताब लिबजिन पर, जहां से आप किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां दस्तियाब है। और उसके किताब के मुसन्निफीन का यूट्यूब पर 1.5 घंटे का बुक लॉन्च के मौके पर जो गुफ्तगू है वो भी मौजूद है। तो जरूर सुने। आप जरूर कहें कि हमास दहशत गर्द है, आपको कहने का हक है, आपके पास अल्लाह ने जुबान दी है, जो भी आप कहें। लेकिन साथ साथ इधर उधर से देखते भी रहें कि लोग क्या कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर लिखते पढ़ते रहे। तो आप कह रहे हैं कि हिजबुल, मैं आपको बता रहा हूं कि हिजबुल्ला शिया मुसलमानों की जमात है। और ये वो जिहादी तंजीम में हुर्रियत पसंद है? हुर्रियत पसंद है। वो जनूबी लेबनान किस? का एक इलाका है। बता रहा हूँ ना, वादी बीका एक इलाका है जनूबी लेबनान में, उस पर इसराइल का ठीक है। कब्जा है। वो जब तक वो अच्छा। अपने, जब तक अपनी सरजमीन इसराइल के कब्जे से आजाद नहीं करवाएंगे, या तो ये होना कि हिजबुल्लाह ने पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई किसी फिरका वाराना कार्रवाई में हिस्सा लिया, या हिजबुल्लाह ने आमीन। यूरोप या में किसी, लुबनान ने भी नहीं। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं। तो कौमी तहरीक है जिसमें क्रिश्चियन है, जिसमें सुन्नी है, जिसमें शिया है। हमास में क्रिश्चियन है और सुन्नी है और द्रूज है। जो लोग गजा के रिहायशी हैं, गजा के रिहायशियों में शिया कोई नहीं है। वो सारे फलस्तीनी कौन सी सुन्नी है, मालिकी सुन्नी है ना। शाफी है गालिबन। मतलब अहले सुन्नत के किसी इमाम के वो मानने वाले हैं, और वो शाफी है, है, शाफी। हाँ, अहले सुन्नत है। उनका और HTS, हयात तहरीर शाम, ये जो साहब हैं मोहम्मद अल जुलानी, इनका और उनका फिक्री इत्तेफाक, बेईमाना फिक्री कि हमास, इत्तेफाक। हमास का एक नाम अखवानुल मुस्लिमीन इन पैलेस्टाइन है। ठीक। और शेख अहमद यासीन गजा में अखवानुल मुस्लिमीन की तहरीक को लीड करते थे, और इन्होंने गजा में जो मसाजिद थी वहां के जरिए लोगों को हमास की तरफ कायल किया। तो ये मस्जिदों से तबलीग करके तब्दीली लाने वाली जमात, इस्लाम पसंद सियासी तहरीक, जैसे पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, जैसे तुर्किया में वो भाई साहब हैं रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत है, जैसे मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आ गई थी 1 साल के लिए मिस्र में। इस तरह के लोग हैं। और HTS के जो लोग हैं, मोहम्मद अल शरा इसका नाम रख लें, या जुलानी, अहमद अल शरा कह लें या मोहम्मद अल जुलानी कह लें, ये साहब भी अब ये दावा करते हैं कि हम फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर शाम के अंदर महदूद हैं। हम शाम की वहदानियत और जो एक मुल्की सालमियत है वहदत। उसको, वहादत, उसको इकट्ठा करेंगे। और शाम में जमहूरियत होगी, शाम में नया आइन आएगा। और मैं बोर कर रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्यों? जमाई आप अपनी एडिटिंग में उबा। काटेंगे? एक। हाँ। ये क्या बात है कि बंदा बात कर रहा है पूरे दिल से और आप अगला मतलब वापस। जी जी, बोल। तो शाम में ये जो मोहम्मद अल जुलानी या ये कटेगा नहीं। आपकी डांट भी जरा पब्लिक हो जाए ना, कि किस तरह से आप मेजबान को। मतलब एक आदमी आपसे बात कर रहा है क्लास टीचर की तरह, और आप क्लास में बैठे हुए हैं, और आप बैठ के जमाइयां ले रहे हैं। आप मुझे कोई शरीयत का मसला समझा रहे होते और मैं जमाइयां लेता, तो आप कहते नहीं तो साहब तुम बड़े बदतमीज आदमी हो। हाँ, नहीं नहीं, बहुत माजरत, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये अहमद अल शर्रा और हमास और तुर्किया, इन तीनों के दरमियान एक किस्म का फिक्री इख्तलाफ है। ये तनाज़े में मजहब है, नहीं भी है। इस तनाज़े में कौमियत है, नहीं भी है। इस तनाज़े में आप इसराइल के दुश्मन हैं, बसा औकात हम्म, नहीं भी। सही है। इस तनाज़े में कुर्द इसराइल की तरफ देखते हैं मदद के लिए, हम्म। तुर्की कुर्दों का दुश्मन है।
दुरूज देखते हैं इस तनाज़े में अरबों के खिलाफ इसराइल की तरफ। कुछ दुरूज शामी हुकूमत के साथ हैं, कुछ कहते हैं कि नेतन्याहू अपनी फौजें भेजो और हमारा गांव अपने कब्जे में कर लो। तो मतलब आप ये नहीं, आपको हर तरह की चीज साबित करने के लिए ग्राउंड से मिसाल मिल जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही मेरा फरमा रहे मेरा मेरा ये कहना है कि अभी 40 साल पुरानी एक खाना जंगी का खात्मा हुआ है कि अब्दुल्ला ओकलान है पीकेके के सरबराह। पीकेके कुर्दिस्तान पार्टी है जो पिछले 40 साल से आज़ाद कुर्दिस्तान के लिए तुर्किया के खिलाफ लड़ रही थी। और इन्हीं लोगों ने पेशमर्गा फोर्सेस को, जिनकी बड़ी मशहूर खवातीन उनकी फोर्सेस में थी और पता नहीं क्या कुछ, अमेरिका के वो मुकम्मल हामी थे, तो दाइश को शिकस्त दी है पेशमर्गा ने। और उसके लिए फजाई फौज होती थी अमेरिका की, तो हम्म। दाइश को तो शिकस्त दे दी। पेशमर्गा अब अपनी कार्रवाइयां कर रही थी तुर्किया के खिलाफ। शाम के 40% इलाके पे उसका कब्जा था, वो इलाका जहां से वो तेल बेचते थे। तुर्किया ने शाम के नए सरबराह, अबूरी सरबराह अहमद अशरा से कहा कि आप कुर्दिस्तान के लोगों को हथियार फेंकने में मजबूर करें, वरना तुर्की खुद शाम में फौजी कार्रवाई करेगी। और तुर्की शाम में और इराक में फौजी कार्रवाइयां करता रहा है इससे पहले। अब तो जब से अमेरिका ने दुनिया में अपनी मर्जी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर मुल्कों पर बमबारी शुरू की है, उसके बाद से तो वो जो झिझक थी इंटरनेशनल लॉ हाँ, की, वो तो खत्म हो गई है ना। अब तो जिसका बिल्कुल। जब दिल चाहता है वो जाता है और बमबारी करके। हमने भी कल परसों कहा है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हम्म। हमारे वजीर है, काबुल तक घुस जाएंगे उनके पीछे। मतलब ये, जब अमेरिका ये कर सकता है तो हर वो, जब हम दूसरे क्यों नहीं कर सकता? जब हम अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो कोई मशरिक से हमारी तरफ आने की बातें करना शुरू कर देगा। तो ये तो चल रहा है ना दुनिया में अब। कुर्दों ने कहा है कि हम शाम की कौमी फौज का हिस्सा बनते हैं। अब्दुल्ला ओकलान ने कहा है कि 40 साल पुराना तनाजा खत्म किया जाए, हम तुर्की के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे और हम शाम की रियासती वहदत का एहतराम करते हैं। ये कितनी बड़ी खबर। कोई और गैर मशरूत ऐसा नहीं हुआ कि कोई वो बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ही नहीं ये तो था। 40 साल से तो फरार का रास्ता था ना। 40 साल से बशारुल असद के शाम में तुर्क फौज का दाखिला ममनू था। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप किसी और मुल्क में घुस जाओ जब तक आप ये तसल्ली ना कर लें कि वहां आपके तुफैलिए यानी पपेट आके सही। बैठ गए। दमिश्क में, दमिश्क हम्म। हैज बिकम, दमिश्क का वही आलम है जो एक जमाने में अफगानिस्तान का आलम हुआ करता था पाकिस्तान के लिए, याद है? हम्म। जब ये दमिश्क फतह हुआ ना, तो मुझे यकीन था कि उर्दुगान पाकिस्तान आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया में सीखने के लिए सबसे ज्यादा सबक पाकिस्तान में पड़े हुए थे। हम्म। तो नहीं। उस अगर तो आप अर्दुगान को इसराइल का दोस्त मानते हैं, तो फिर तो हो गया फायदा। बशार अल असद चला गया है जो इसराइल का दुश्मन था, और तुर्किया के हामी आ गए हैं। तुर्किया तो इसराइल का दोस्त है। हम्म। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि वो हमारे बुजुर्ग इमाम हसन अल बना का पॉलिटिकल इस्लाम हो, या हमारे बुजुर्ग इमाम खुमैनी का विलायत फ़कीह वाला इस्लाम हो। ये दोनों इस्लाम थियोडोर हर्जल के सहूनियत वाले यहूदियों से टकराते, क्योंकि तीनों मजहब की पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, सियासी ताबीर करते हैं। यहूदी सारे नहीं, यहूदियों में ये तो है। सहूनी, यहूदियों में सहूनी ये कहते हैं कि सरजमीन इसराइल हमारी है। सारे यहूदी नहीं कहते। अमेरिका अभी, दिलचस्प अगेन, इसराइल के वजीर दिफा का नाम है इसराइल काट्स। उन्होंने कहा है कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका के यहूदी है। हम्म। ऐसा ही है ना, क्योंकि अमेरिका में ही तो नोम चोम्स्की बैठे हुए, अमेरिका में तो नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन बैठे हुए, अमेरिका में ही तो बीडीएस की मूवमेंट सबसे ज्यादा पुरअसर है जो इसराइल का बाइकाट करने की बात करती है। और हम्म। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के बड़े हामी अमेरिका के यहूदी नहीं, अमेरिका के मसीही हैं सारे। नहीं, क्रिश्चियनों में भी एक फिरका है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, जो सहूनियों का यहूदियत को दुरुस्त मानते हैं, वो उनकी सपोर्ट करते हैं।
तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हो, जायोनिस्ट यहूदी हो, विलायत फकीह वाले शिया मुसलमान हो, या इमाम हसन बन्ना वाले अहमद अल शरा हो, मुझे इन सब लोगों से ये तवक्को है कि ये वो जंग जिसका वादा इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है वो मचाने के चक्रों में। तो ट्रंप, आपको पता है, क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स के नुमाइंदे हैं सबसे बड़े। अच्छा। नेतन्याहू, आपको पता है, क्रिश्चियन जायनिज्म, वो कहते हैं कि जायनिज्म का आखिरी इमाम कौन है? नेतन्याहू। ठीक। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद खामनाई ईरान में विलायत फकीह के आखिरी इमाम है। फिर क्या होगा? उसके बाद आई डोंट नो। लोग कहते हैं कि ईरानी रियासत जिस तरह दाखिली और खारजी खतरे का शिकार है आज भी। फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन है, अमेरिका से शाया होता है, बहुत मोतबर रिसाला है। वहां पर एक साहब हैं, वो मजमून तर्जमा कर दिया आपने। अच्छा। हाँ, बहुत शानदार। मसला ये है कि आप सिर्फ एक मजमून एक दफा पढ़ सकते हैं, फिर बाकियों के लिए आपसे पैसे मांगते हैं। तो आपने एक दफा पढ़ लिया? हाँ। पढ़ नहीं लिया, तर्जुमा कर दिया भाई। हाँ हाँ, पढ़ के तर्जुमा। तो अब दूसरा मजमून आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो हम किसी दोस्त से कहेंगे, वो आपसे कहेंगे, एक आप खोल के भेज दोगे। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल। मजमून का उन्वान था, कैन ईरान सेव इटसेल्फ, क्या ईरान अपने आप को बचा सकता है? और ये लिखा है मोहम्मद आयतुल्लाह तब्बार। मोहम्मद अच्छा। आयतुल्लाह तब्बार साहब ने लिखा है, और ये आज ही छाया हुआ है उधर फॉरेन अफेयर्स पर। पिछले एक साल के दौरान ईरान को मुसलसल नाकामियों का सामना है। ईरान के दरीना गैर रियासती इत्तेहादी हमास और हिजबुल्ला इसराइल की कार्रवाइयों के बायस कमजोर हो गए हैं। शाम में बशार की हुकूमत का खात्मा हो गया है। ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इस बात का इशारा है कि ईरान को एक दफा फिर शदीद तरीन माशी पाबंदियों का सामना होगा। इन बढ़ते हुए चैलेंजेस के दौरान अमेरिका के कई माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिकस्त खा रहा है। अमेरिकी तज्जियाकार रिचर्ड हॉस ने लिखा है, इसी फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, कि ईरान इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है जितना 1979 में था, अच्छा, इनकलाब के वक्त। ये तो वाकई ऐसे है या ऐसे ही बस ये कोई उनकी आदाद शुमार हकाइक के साथ ये है एक या प्रोपेगेंडा ये है? एक माहिर सियासियात जो मशरिक वस्ता को माहिर है, ये उसका अंदाजा है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में ट्रंप चाहेंगे कि ईरान के सामने दो शर्तें रखें, या कि हम्म। ट्रंप की शराइत पर क्या करो, एटमी मुआहिदा, और या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ट्रंप ने ऐसे किया है ना तो ईरान ने इस रद्द वक्त। कर दोनों का जंग के लिए और तैयार है। और जो बड़ी खबर ये नहीं है कि आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि हम इसको रद्द करते हैं। बड़ी खबर ये है कि ईरान की तारीख के सबसे ज्यादा इस्लाह पसंद सदर मसूद पजिश्कियान, उन्होंने कहा है जहन्नुम में जाओ तुम, और जो दोजख का दरवाजा तुमने ईरान पर खोलना है वो तुम कल की बजाय आज खोलो। ये जुबान माशाल्लाह अहमदी माशा। ये जुबान अहमदी नयाद भी इस्तेमाल नहीं करती। वाह। ये जुबान क्यों इस्तेमाल हुई है? इसलिए कि अहमदी नयाद इस वक्त ईरान में नहीं है। अहमदी नयाद इस वक्त तक अमेरिका में बैठे हैं। ट्रंप अच्छा। को ईरान जैसे अहमदी नयाद ईरान के ट्रंप थे ना, हम्म। जो दिल में आया बोल दिया। ट्रंप उसी तरह के कहाँ हैं अमरीकी। अच्छा, तुम इस इंटरेस्टिंग। मैंने कहा शायद तुम हाँ कह रहे हो कि हाँ अहमदी हाँ, निजाद वाकई नहीं। अहमदी नयाद जो दिल में आए बोलो, और ये नहीं देखो कि तारीख क्या कह रही है, ये नहीं देखो कि सिफारतकारी क्या कह रही है, ये नहीं देखो कि दुनिया के हालात क्या कह रहे हैं। हमारे खान साहब भी ऐसे ही थे ना? हाँ हाँ, हमारे खान साहब, लेकिन भैया मोदी एक और, ये क्या नाम है, ट्रंप साहब एक और ही लेवल किया। अच्छा। यानी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप की ये चाल है कि उसने अपने आप को ऐसे बनाकर पेश किया हुआ है कि मैं अनप्रडिक्टेबल यानी गैर मुतवक्के हूँ, और मैं बर्जस्ता आदमी हूँ, और मैं किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि उसकी चाल है, दरअसल उसके अंदर कुछ चल रहा है, ये है वो है। लेकिन यार मैं भी आईआर का तालिब इल्म हूँ, मैं जरा जूनियर तालिब इल्म हूँ। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ उसकी बातें सुनकर। मसलन ये कि रूस और यूक्रेन के खिलाफ जंग में वो यूक्रेन के खिलाफ है, और जो कुछ उसने सदर जेलेंस्की के साथ किया है, ऐसा जदीद दुनिया की तारीख जब से ये कौन सा साल था, ये
1634 कांग्रेस ऑफ वियना, और ये जब से जदीद रियासती अनासिर सलातीन का खात्मा हुआ है, और कौमियत और विफाक पर मबनी जब से ये रियासतें आई हैं पिछले 200 सालों के दौरान, सिफारतकारी की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप किसी मेहमान सही। को बुलाएं और बुलाकर उसकी कैमरा के सामने इंसल्ट करें और इंसल्ट हम्म। करके उसको कहें गेट आउट। और बाद में उसी को माफी मांगनी पड़ी, मेहमान को ही। और वो मेहमान इस हालत में आपके पास आया था कि आपने ये कहा था कि हमने तुम्हारी $600 बिलियन इमदाद की है पिछले 3 सालों में, अब तुम्हारे पास जो $500 बिलियन का वो मादनियात पड़े हैं ना, वो तुम लिख कर दो कि वो अमेरिका के हैं, ताकि वो तुम्हें अमेरिका के टैक्स पेयर्स को वापस करूं जो पैसा हमने तुम्हें दिया। चल अब इस पे आया ना, छोड़ो ये तो सब वो है। तो अब यहाँ पर पहले तो ये बताओ ना कि ये कैसे भाई शाम के अंदर बशार को भगा दिया और ये सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद अब क्या वहां पर कोई हालात बेहतर रहने के इम्कानात हैं? या वहां अभी रात जो को गुज़श्ता दिनों वहां पर जो कत्ल और गारत गरी हुई थी वो क्या था? गुज़िश्ता दिनों तो चलो 1,000 लोग कत्ल किए गए अलवी। वो क्या था? वो किसने किया था? हुकूमत ने किया था या वहां पर किसी अस्करियत पसंद तंजीम ने किया था? क्या था ये? लताकिया एक इलाका है, हमीम एक इलाका है जहाँ पर अलावाइट्स रहते हैं। ये समुंदर के किनारे, बहर कलज़म में, शाम में जो साहिल समुंदर है वहाँ जो आबादी है अलवियों की, और वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है बशार के हामी भी होंगे। अलवी कम्युनिटी के देहातों में जा जाकर अल जजीरा के लोगों ने इंटरव्यू की है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे देहातों को देख लें, हमारे घरों को देख लें, अगर आपको ये लगता है कि हमारी हिमायत से बशार और हाफिजुल असद हुकूमत करते रहे तो यहाँ हम्म। जदीद सड़कें होती, जदीद शहर होते। हम तो कसम हम्म। उसी में पड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। खैर ये तो बताया नहीं क्या हुआ था। झड़पें हुई शाम की किससे? सरकारी फौज और शाम में जो पुरानी हुकूमत है उसके हामियों के दरमियान। ठीक है। और झड़पों ठीक के है। नतीजे में वो लोग मारे गए। कौन लोग मारे गए? जो जो। लोग लड़ रहे थे हुकूमत के खिलाफ। फिर ठीक है। हुकूमत के हामी अफवाज ने वहां कत्लेआम किया लोगों का, आम लोगों का? आम लोगों का। 1,000 लोग मारे गए। क्यों? तो ये खाब खाम है? यानी हाँ गुस्से हाँ, में या उसमें? गुस्से में ना, कि मतलब कि आपने बगावत की है ना, बगावत तो खत्म बाकियों कर। को मारता है ना, तो बाकियों को इन्होंने यानी खाम खा लपेट में लिया। तो, तो जो ये आप, हम ये ताकत बात, फैसला करती है, हाँ। ताकत फैसला करती है। फिर ये हुआ कि 6,000 शामी बेचारे, हमीम में रूसियों का हवाई अड्डा है, अच्छा। वहां उन्होंने पनाह ली अलवियों ने, और उन्होंने रूस से ये कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें एयरलिफ्ट करें और हमें शाम से ले जाएं। और अभी तक वो लोग, आई डोंट नो उनके बारे में क्या हुआ, लेकिन जहां तक मुझे याद है आखिरी खबरें आने तक उन्होंने वहीं पनाह ली हुई थी। कहाँ? रूस के हवाई अड्डे पर। कल रात को लबनान और शाम की अफवाज के दरमियान लड़ाई हुई है। लबनान की फौज ने अपनी तारीख में आज तक एक गोली भी इसराइल पर नहीं चलाई। दिलचस्प। अच्छा। और मोहम्मद अल जुलानी की HTS ने अपनी तारीख में एक गोली इसराइल पर नहीं चलाई। हम्म। मोहम्मद अल जुलानी के शाम में इसराइल दमिश्क के 20 किलोमीटर फासले पर आकर बैठा हुआ है। उसने गोलान की उन पहाड़ियों के अलावा मजीद दीगर इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है जो उन्हें अपने लिए जरूरी समझ लगता था। इन दोनों ने क्यों झड़प हुई है? पहले ये बता लूँ ना कि जुलानी के शाम में हो क्या रहा है। तो इसराइल ने ये कहकर के, एक गांव है जिसकी आबादी 40-50 लोगों पर है, द्रुजों का गांव, उन्होंने बयान दिया है कि इसराइली अफवाज आए और आकर हमें रेस्क्यू करें। तो इसराइली फौजें पहुंच गई हैं और उन्होंने आकर उस इलाके को भी अपने अपने हिफाजती तहवील में ले लिया है। एक अच्छा। एक पहाड़ी चोटी है जिसका नाम है माउंट हरमन। वहां से असला जाया करता था हिजबुल्लाह को, यानी ईरान से ईरान इराक, से? इराक से शाम, शाम से लबनान, जनूबी लबनान। तो वो जो 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 रास्ता था उस रास्ते पर भी इसराइल का कब्जा हो गया, उधर इसराइल का परचम लहरा। तो जाहिर है अहमद शरा या मोहम्मद दुलानी कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। 1,000 अलवियों को उनके फौजियों ने मारा है, टैंकों पर जाकर और बख्तरबंद गाड़ियों में जाकर और हवाई जहाजों से। दमिश्क से 20 किलोमीटर के फासले पर इसराइल की फौज बैठी हुई है, काबिज फौज है ना। उनके खिलाफ उनका कोई बयान भी नहीं है।
इकदाम तो बड़ी नहीं तो वो अजीब। समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं ना, आई उसको डोंट नो। वहां पर पंगा मारेगा तो वो फिर मलिया मेट कर देगा इसराइल। इसको भाई शाम की क्या ताकत है इसराइल के सामने, बताओ आप, है कोई ताकत? तुर्किया की क्या ताकत है इसराइल के सामने? किसकी? तुर्की की। नहीं, तुर्की की तो फिर भी चलो टक्कर का है बन ना? जाता है ना। तुर्की की ताकत है ना, एक सेकंड, तुर्की की ताकत है ना, मतलब ताकत है। उसके मुकाबले पे नहीं, उस भाई बराबर नहीं, तुर्की लेकिन नेटो, मुकाबले पे है। नेटो के अंदर अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत का नाम तुर्की। ठीक है। और तो तुर्की नेटो, और तुर्की नेटो का मेंबर है। अच्छा, फिर क्या आप तुर्की क्या कहना और चाह रहा है आप? HTS यानी है तो तहरीर और शाम, दमिश्क पर तुर्की की मुकम्मल हिमायत, मदद हर तरह के साथ काबिज हुई ठीक है। है। हाँ ठीक, आगे चले फिर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वही हमाकत करे जो ईरान कर रहा था, कि वो हमला करे इस पे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा नहीं कर सकता ना तुर्की, वो अब एक समझदार सेकंड मुल्क है। सुन लेना। अल्लाह करे समझदार हूं, मैं कब कह रहा हूं कि समझदार नहीं है? मैं आपको डाइकोटमी यानी इज्तिमा जिद्दैन बताना चाहता हूं यार। नहीं, कुछ इसमें इज्तिमाई जिद्दैन नहीं है ना भाई। आप शाम की बात कर रहे हैं, आप मिसाल लेकर आ रहे हो तुर्की को। मैं कह रहा हूँ अगर शाम आपके कहने पर आपकी तरह आप जज्बाती होकर, लेबनान और आपकी तरह हमास, आपकी तरह सुन जज्बाती लेना होकर बात। शाम जो है वो मैं इसराइल आपसे की फौज पे हमला करे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरह जज्बाती हो कि वो हमला करे और उसके बाद बस तमाशा देखे, ऐसा थोड़ा करना भाई। वो अपने आप को ये मजबूत तो करने दो उसको, बेचारे को। ठीक, मजबूत कैसे करेंगे? इसी अभी दमिश्क तरह लेकर के हुकूमत लेकर, बने, पूरा दमिश्क लेकर, पहले शाम को मुत्तहिद करेगा, फिर अरब ममालिक और पूरी दुनिया से इमदाद आएगी, कोई ना कोई बेहतरी होगी ना शायद। अब आप ये दुनिया कह रहे की हैं कि लोग, भाई बस अभी हमला करे। ठीक है नहीं करे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है। शाम वही को ना बता। शाम के 3 फौजी रात को अगवा किए गए, यानी HTS के 3 एहलकार अगवा किए गए, और उनके बारे ऊपर इल्जाम लगा कि उनको हिजबुल्लाह के लोग अगवा करके ले गए हैं और उनको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। तो HTS के फोर्सेज ने कल रात को लबनान में बमबारी करना शुरू कर दी, अच्छा। गोलाबारी। लबनान के नए सदर जो आए हैं अमेरिका की हिमायत से, उन्होंने कहा है कि लबनान की अफवाज इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उन्हें हुक्म दे दिया है कि वो दुश्मन अफवाज का पूरी कुव्वत से मुकाबला करें। तो कल रात से लबनान और शाम की सरहद पर लबनान की फौजों और HTS के अहलकारों के दरमियान जंग जारी है। झड़प है। हाँ। ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गया, बहुत अच्छा आपने ये भी बता दिया। और इस पूरी पट्टी से तो हिजबुल्ला और ईरान और ये जो कुछ था, एक ये बोरिया बिस्तर तो इनको लपेट दिएगी। अब जरा हमें यमन का बताएं ना, यमन में क्या चल रहा है और हौसियों के साथ क्या हो रहा है और आगे पता क्या नहीं, होने का इम्कान? पता नहीं अब जब आपका और मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है इसी दौरान, या हो सकता है जब आप अपलोड करेंगे तब तक हौसियों की तरफ से कोई ना कोई मिसाइल इसराइल की तरफ जा चुका होगा। ठीक है। हौसियों ने जंग बंदी की थी कि गजा की जंग बंदी हो गई? अच्छा, हौसियों ने पहले भी कोई मिसाइल फायर किए थे ना, गुज़श्ता ये 2 साल ओ, 1.5 साल में? उन 16 महीनों के दौरान अच्छा। हौसियों ने बीसियों दफा मिसाइल फायर किए, और इन अच्छा। बीसियों दफा में दर्जनों बार हौसियों के मिसाइल तेल अबीब में जाकर लगे और उनके नतीजे में अमवात हुई। सही सही, चले। तो अब इंशाल्लाह दोबारा अभी हो सकता है इसी प्रोग्राम के दौरान कोई कई मिसाइल। तो अब क्या? अब जो हुआ ये है, ये अब जो ये अब अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी है, क्या फिर अब? ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया। ठीक है। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि हम आपके साथ एटम पर, मशरिक वस्ता पर किसी भी मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हमास को ख़त्म किया है, या तबाह किया है, या कमज़ोर किया है, या मारा है इसराइल ने। हिजबुल्लाह को मारा है इसराइल ने। बशार उल असद के शाम को तबाह किया है इसराइल ने। ये सारे कौन थे? ईरान के इत्तेहादी, जिन्हें वो क्या कहता है, मजामत का महवर। इस मजामत के महवर से एक फरीक था जो बच निकला था। वो हमने पिछली मुलाकात में भी ये बात की थी, हौसी। और उनके बच निकलने की दो तीन वजूहत थी। एक ये कि वो इसराइल से 1200 किलोमीटर दूर है। दूसरा, वो इसराइल की सरहद पर बैठे हुए नहीं है। और तीसरा, इसराइल और यमन के दरमियान तनाज़े की कोई पुरानी तारीख नहीं है कि यमन की इंटेलिजेंस मालूमात हों इसराइल के पास। तो वो इस सिलसिले में सेटेलाइट इमेजेस और अमेरिका और यूरोप की दी गई मालूमात के मोहताज थे। तो सही। वो जब भी हमला करते थे, अब यमन इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, एक जमाने तक तो दो मुल्क रहे, शुमाली यमन और जनूबी यमन। हम्म। अब इतना बड़ा मुल्क है और चटियल मैदान, पहाड़,
कोई सरसब्ज इलाका नहीं है। और यमन भी मशरिक वस्ता का अफगानिस्तान है, यानी हम्म। वहाँ हर आदमी के पास असला है। ठीक। और फिर हौसियों की एक किस्म के तस्वीराती तल्लुकात हैं ईरान के साथ, और ईरान उनको मिसाइल देता है। और ये बहुत से लोग लिख रहे थे कि ये जब जंग चल रही थी 15-16 महीने की, तो ईरान के फौजी माहिरीन को ये अंदाजा था कि ये जंग इसराइल को अंगेज किए रखना और इसराइल को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने, वो क्या कहते हैं उसे, पॉइंट, प्लान बी के तौर पर उन्होंने यमन को एज मिसाइल लॉन्चिंग साइट के तौर पर प्रिपेयर किया हुआ था। और इस दौरान 16 महीनों में उन्होंने कई दफ़ा मिसाइल चलाकर चेक करके देखे कि मिसाइल कामयाबी से यमन से दागे जा सकते हैं। और वो ना सिर्फ ये कि बहेरा अहमर के दरमियान बाबुल मंदुम की पट्टी को बंद कर सकते हैं, बल्कि वो इसराइल को भी डरा सकते हैं। और ये 16 महीने में उन्होंने किए रखा। इस दौरान सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इजिप्ट को। कि इजिप्ट की नहर स्विस, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है उनकी इनकम का, वो पिछले 1.5 साल से बंद है। अरे डॉक्टर सेवन। साहब, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ये बताए कि जो यमन ईरान से असलहा और ये सब जाता है, तो वो रास्ता क्या है अभी? कश्तियां। पिछले साल नहीं, दिसंबर, एक सेकंड, थोड़ा सा नक्शा अक्टूबर। हमें ये पता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ये समझा दे यार मैं कि वो ईरान मैं से कहाँ जा। मैं मैं एक खबर निकाल के पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये खबर पढ़ने वाले, ये सुनने वाले हम्म। मेरी शिकायत ना लगा दें। क्या ना लगा दें? शिकायत ना लगा दें। क्यों यार? यूएस फोर्सेस कैप्चर्ड अ बोट filled with weapons in near Yemen। 16 जनवरी 2024 को अमेरिका के 2 फौजी एहलकार एक कश्ती को कब्जा करके उससे हथियार बरामद करने के ऑपरेशन के दौरान समुद्र में गिरकर हलाक हो। इतलात के मुताबिक ये हथियार ईरान से यमन मुंतकिल किए जा रहे थे समुद्री रास्ते के जरिए, और जो लोग गिरफ्तार हुए उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। अच्छा। सही। नहीं, अब ये सिर्फ रास्ता बताए ना, क्या मतलब कश्तियां ईरान से चलती हैं और कहाँ सीधा यमन? बीच में कोई और मुल्क, कोई सरहद, कोई ऐसा नहीं है जो उनके लिए रुकावट बने? अमेरिका पकड़ता है ना उनकी कश्तियां, और सऊदी अरब उनकी कश्तियों पर मिसाइल मारता है और उनको तबाह करता है। सब कुछ खुफिया तरीके से होता है। सही, यानी बीच में भाई सऊदी पिछले अरब से गुजर। 2015 से लेकर 2025, 10 साल हो गए यमन की वो बहरी नाकाबंदी की हुई है सऊदी अरब में। सही। उस तो इसके नाकाबंदी को, बावजूद फिर क्या ये हाँ मतलब जिस हाँ तरह हाँ, स्मगलिंग का माल होता है इसी तरह पहुंच स्मगलिंग कुछ जाता है? कुछ भी, मतलब वो सऊदी सही। कहते हैं कि ये इंसानी, यानी मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के आते हैं ना कार्गो कंटेनर, सऊदी अरब तो उन कार्गोज को भी चेक करता था जिन कार्गो में खुराक होती थी, अच्छा। जिन कार्गो में दवाई होती थी। बल्कि उसने बैन किए रखे। भाई मत पूछो कि कितने हजार, 12,000 यमनी बच्चे भूख और प्यास से मरे, कहत से मरे। और वो कहत कुदरती नहीं था, सऊदी अरब का बनाया हुआ था। अच्छा। हजारों यमनी मारे गए सऊदी हम्म। अरब की बमबारी में। सही सही, बिल्कुल और ठीक। लेकिन बस मैं ले, यही लेकिन समझना चाह रहा था, तो लेकिन अब ये कब सारे तक समझ फिर लें ये ना, हो सकता है? आप भी समझ लें और आपके सारे दोस्त भी समझ लें और मैं खुद भी अपने आप को समझा लूं कि फजाई कार्रवाइयों से आप शहरी मारते हैं, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते हैं। जंग ठीक है। नहीं जीत जंग जीतने के लिए क्या जरूरी होता है? जमीन पर जाकर जमीनी। यमन 15 सालों से, 10 सालों से हौसियों के पास है, हौसियों के पास ही है। सही। अमेरिका, गल्फ, यूरोप मिलकर यम हौसियों को सना से नहीं निकाल सकते। और ताकत उनकी ये है कि वो सना में बैठकर तिल अबीब को और बैतुल मुकद्दस को हिट करते अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे हम अपनी मालूमात के लिए, होसी जो हमारे जैदी मकतब फिक्र से इनका ताल्लुक है, तो यमन की आबादी क्या इतनी ज्यादा हैं। नहीं नहीं वो है, उनके साथ नहीं उसका कोई नहीं 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 ताल्लुक है नहीं या क्या?
सारे यमन की मजहबी नुमाइंदगी तो ये बिल्कुल नहीं करते, ये यमन का अकलीती मजहबी गिरोह, हाँ, तो फिर इसके बावजूद किस तरह ये काबिज हो गया? ताकत, इसी तरह। वेपन, यस। सही। जो मौजूदा ठीक। जो हुकूमत थी ना वो करप्ट थी ना। पहले तो अली अब्दुल्ला साले थे जो 20 साल से हम्म। डिक्टेटर, उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ अरब स्प्रिंग में। अब्दुल रब अ- मंसूर हादी सदर बने, अब्दुल रब मंसूर हादी 2 साल के लिए सदर बने अबूरी। और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इंतखाबात करवाएंगे और जो सदर बनेगा वो आएगा। उन्होंने ठीक है। इंतखाबात ही नहीं करवाए। कैसे वो भी बैठ होता है, गया, हाँ। वो ही बैठ गए। वो बैठ गए, चिपक बैठ गया गए। और कुर्सी। उनको सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत थी। हौसियों ने उनको पीटा और पीट के निकाल के बाहर फेंक दिया। जब हौसी उठे मजामत के लिए तो वो पॉपुलर थे, अवाम उनको पसंद कर रही थी, क्योंकि अवाम अब्दुल रब मंसूर हादी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो पपेट था। पपेट को कौन पसंद करता है? दुनिया में कहीं भी पपेट हो, पब्लिक उनको पसंद नहीं करती, वो चाहे कहीं भी हो। हाँ। समझ लो, खुद ही नहीं, तो समझ अब लो। हौसियों को भी तो पपेट ही समझा जाता होगा ना ईरान का? नहीं। ऐसा पपेट जिसके पास हथियार भी हैं और जिसके पास लेजिटिमेसी है कि मैं फलस्त मशरिक वस्ता में हर वो मुल्क, हर वो हुकूमत और हर वो हाकिम अवाम का पसंदीदा हो जाता है अगर वो फलस्तीन के हक में इसराइल से लड़ना शुरू। सही। अच्छा, यमन की अक्सरियती आबादी सुन्नी है, सुन्नी दूसरे नंबर हमारे पे वाले, जैदी। हनफी वाले सुन्नी नहीं, जो अरब में हाँ हाँ, शाफी नहीं नहीं, वो है। ठीक है, हाँ, नहीं वही सुन्नी सुन्नी होता है ना, हाँ, मकतब के तौर पर। और जैदी जो है वहां पर दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे, हाँ। ठीक है। और वो मतलब फिर जैदियों में ऐसा तो मुख्तलिफ गिरोह है, वो उस पर हम अभी नहीं बात हाँ, करते। तो अब जो पॉलिटिकली हौसी जैदी, हैं। पॉलिटिकली जैदी बहुत अरसा सऊदी अरब के हामी और इत्तेहादी थे। हम्म। सही। इनके और सऊदी बिल्कुल अरब के ऐसे ही। इख्तलाफात जो हैं, इनके और सऊदी अरब के इख्तलाफात 15-20 साल पुराने हैं। हाँ, ऐसे ही पहले इनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, ये सारा कुछ था। तो अब आप एक मशरिक़ वस्ता के माहिर और एक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के उस्ताद, और उसके ऊपर एक होने के नाते आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? आप ये यमन का, हौसियों का, और ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कोई जंग छिड़ जाएगी या मसला हल हो जाएगा? क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें बताएं ना। अब हम करते हैं तज्जिया सदर ट्रंप की जात का, बैसियत फर्द वो कैसे आदमी। वो तो हो बहुत ही से है ना लोग, दफा। नहीं 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 नहीं, हम जब तक आप ट्रंप की पर्सनैलिटी का वो पहलू नहीं समझेंगे जो ईरानियों ने समझा है, तब तक आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ठीक सदर है। ट्रंप के बारे ठीक। में ये कहा जाता है कि वो एक खालिस कारोबारी आदमी है, जो हम्म। मामलात को महज नफ़े और नुकसान की सूरत में देखते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम बदले में मुझे क्या दो। सही है। और मैं पिछले इतने सालों से तुम्हें फलां चीज दे रहा था और तुम कुछ नहीं दे रहे थे बदले में, जाओ दफा हो जाओ। हम ना सिर्फ ये तुमसे वापस लेते हैं, बल्कि पिछले 75 सालों में, 100 सालों में, 50 सालों में, 10 सालों में या 4 सालों में जो बाइडन ने तुम्हें जो दिया है, हमने तुमसे वो भी वापस लेना है। हाँ, और और वो भी वापस वापस लेते हैं। करो। और वो हम तुमसे वापस कैसे ले सकते हैं? तुम्हारे पास कौन से पैसे हैं कि हमें वापस करोगे? तुम मेहरबानी करो, हमने चेक करवाया है तुम्हारे फलां फलां इलाके में फलां फलां मादनी आता है, वो आप हमें दे दो। ट्रंप ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि जो पनामा है ना, गल्फ ऑफ पनामा, ये अमेरिका की, ये वहां नहर है लैटिन अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ सुएज कैनाल, पनामा कैनाल हमारी है। फिर उसने कहा ये जो ग्रीनलैंड है ना डेनमार्क का, यहाँ पर बहुत ज्यादा मादनियात है, डेनमार्क को चाहिए कि वो हमें फिरोख्त कर दे, वरना हम उसे ले लेंगे। और कनाडा, कनाडा को मैं वैसे तो कोई एक अलग मुल्क के तौर पर मानता नहीं हूँ। हम्म। कनाडा हमारी 51वीं रियासत है, और वो जितना जल्दी इस चीज को तस्लीम कर ले उनके लिए बेहतर होगा। और वहाँ अमेरिका में रियासतों के जो सरबराह होते हैं उनको गवर्नर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो गवर्नर ट्रूडो है ना, यानी कनाडा के वजीर आजम को वजीर सदर आजम ट्रंप को। ने गवर्नर ट्रूडो कहकर पुकारा और कहा कि कनाडा, हम तुम पर इतनी बड़ी माशिया पाबंदियां लगाएंगी कि तुम देखते रह जाओ। मैक्सिको, तुम्हें चाहिए कि फौरन हमारे टैरिफ टैरिफ जो तुमने हम पर लगाया हुआ था, वो इतने अरब डॉलर तुमने हमसे कमाए हुए हैं, वो हमें वापस करो, वरना हम तुम पर इतना टैरिफ लगा दें। मैक्सिको पे टैरिफ। यूरोप को धमकी कि भाई अगर ये यूक्रेन की दिफा करना है ना तो खुद ही करना है मोदी आपने। जी को, मोदी जी को भी कुछ किया है। मोदी को भी उसने बैठ कर कहा है कि मोदी साहब मैं चाहता हूं कि आप हमारे से F-35 जहाज खरीदें। वो हम्म। वहां से जहाज खरीदने नहीं गए थे। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपने ईरान के साथ कारोबार शुरू किया हुआ है ना, इसको खत्म करें। और इराक को कहा है कि जो तुम ईरान से गैस खरीदते हो इसको खत्म करो। और ईरान से कहा है कि तुम हमारे साथ एटमी मुआहिदा करो हमारी शराइत पर, वरना हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करें।
प्यूटन के बारे में वो कहते हैं कि प्यूटन बहुत अच्छा आदमी है, प्यूटन यार है अपना, प्यूटन को मैं समझाऊंगा, प्यूटन बहुत अमन पसंद आदमी है, और चीन के साथ हम भरपूर तरीके से जंग करेंगे, फलां करेंगे, ढिमकाड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे उसने धमकी लगाई है ना 5 दिन पहले, ईरान, चाइना और रूस, इन्होंने मुश्तरका मश- बहरी मशकें गहरी की हैं। मशक़ें शुरू कर दी। कहाँ की? ये चाहे बाहर में। चाबहार में। शाबाश। ईरान ने ये अंदाजा लगाया है और चीन ने ये अंदाजा लगाया है कि ट्रंप उस आदमी की बात सुनता है जो आदमी उसे आंखें दिखाता है, और जो आदमी उसे कमजोर लगता है, वो यूक्रेन हो, वो डेनमार्क हो, वो मैक्सिको हो, वो कनाडा हो, वो गजा हो, उनको वो उल्टी मार देने की बात करता है। तो ईरान के पास दो चॉइसेस थी, या ये कि ट्रंप को कहता कि ट्रंप की जय हो, जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, या वो कहता है कि आजो फिर तो अख। कारोबारी आदमी का एक और भी मसला होता है, वो लड़ाई नहीं कर सकता। लड़ाई से डरता है वो बहुत ज्यादा। तो वो डराता है आपको अपनी माइट से, अपनी ताकत से। तो ट्रंप आपको अपनी ताकत और माइट से डरा सकता है, ट्रंप अपनी ताकत से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है, इस हालत में जब उसे यकीन हो कि आप जवाब में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। गजा जवाब में ट्रंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, पनामा, ये क्या कर सकते हैं ट्रंप का? ईरान क्या नुकसान पहुंचा सकता है? ईरान का बहुत पुराना दावा है कि आप हमारे साथ जंग करें, हम तैयार हैं, और हम ये जो रास्ता है ना, आलमी तेल की तिजारत का 40 से 50% कहाँ से हम्म। जाता है? ईरान। ये ये अपनी जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, आबनाए हुर्मुज के अंदर से जाता है, जो कोई 25-30 किलोमीटर समुद्री इलाका है। एक तरफ अरब दुनिया है, दूसरी तरफ ईरान भाईजान है। तो ये बीच में जो तंग घाटी है, ईरान कहता है कि हम यहाँ पर ऑयल टैंकरों के जरिए तेल फेंकेंगे, आग लगा देंगे, आप यहाँ से गुजर कर दिखाएं, हम अपने तेल के तमाम कुओं को आग लगाएंगे। अमेरिका ईरान की तरफ क्यों आना चाहते हैं? तेल के लिए और गैस के लिए ना। दुनिया में गैस के दूसरे बड़े जखायर बाद रूस, दुनिया में दूसरे बड़े जखायर गैस के ईरान के पास है, और बाद सऊदी और वेनेजुएला और तेल के। इराक, तेल के चौथे बड़े जखायर ईरान दुनिया के चंद अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, हाँ बिल्कुल। जब इसकी मादनियात की बात आती है। फिर ईरान के पास एक लेकिन और ये वजह नहीं होगी ना कि वो उस तेल के बहुत। लिए आ रहे हैं, वो लड़ाई और है, वो तो इराक उसके पास है, सऊदी अरब उसके पास है, बाकी है तो। ये तो मतलब आप अगर, भाई वो लड़ाई तो दूसरी है ना, किस चीज की लड़ाई? ईरान की और इसकी, ये जो मशरिकी उस्ता और इस सारे चक्कर आपको में। लगता है कि दुनिया में कोई मतलब वो आलम कुफ्र और आलम इस्लाम की जंग लगी हुई है, और उसमें आलम नहीं, कुफ्र हाँ। नहीं, ये तो हमने आपको नहीं कहा। तो क्या आपको लगता है कि विलायत फकी और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, मशरिकी वस्ता में जो लड़ाई में ईरान ने सारा कुछ जो अमेरिकी मफादात, उसकी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाता रहा। और अभी भी देखो ना, वो किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, हौसियों के उस नाम पे वो धमका रहे हैं ना, कि तुम उनके इमदाद करते हो, उसको बंद कर दो वरना हम ये कर देंगे ना। वो ये तो नहीं कि तेल के लिए, मतलब अगर ईरान के ऊपर चलो ये विलायत फकी की हुकूमत खत्म हो जाती है मिसाल, और इसके बाद क्या, जो भी हुकूमत यहाँ बनेगी, तो आपका ये ख्याल है कि वो ईरान को जो है, जो भी है वो अमेरिका को बासानी उनको तेल और ये सब उसको दे देगा? और क्या अमेरिका इस कैफियत में है कि जंग कर भी ले तो वो यहाँ पर काबिज होकर बैठ जाए, जिस तरह अफगानिस्तान ने 20 साल बैठा? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ भी नहीं तो है ना, फिर इसलिए तो ईरान का अमेरिका के सामने सख्त और तल्ख लहजा ये जाहिर करता है कि ईरान को ये समझ आई है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ठीक हो गया। हाँ, तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम आपसे जंग करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या होगा, आप क्या आपके देखते हैं कि कोई होगी या कोई इसमें कोई इम्कान नहीं है? लेकिन अमेरिका अगर ईरान, अगर अमेरिका और ये इजराइल और ये लोग मिल के हौसियों का खात्मा कर देते और वहां पर भी दोबारा उस तरह की कोई हुकूमत ले आते जिस तरह मिसाल के तो शाम में हो गया, तो फिर ये इसका इम्कान है कोई? और अगर ये हो गया तो फिर क्या ईरान कुछ कर सकता है इस पूरे मामले में फिर? ये ईरान जाहिर है हौसियों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा उस वक्त तक जब तक मामला ईरान की रियासत की सालमियत तक नहीं आता। ठीक। हौसी हौसी ईरान की
ईरान से बाहर सरहदी चौकी है। हम्म। हमास ईरान की ईरान से बाहर सरहदी चौकी है। जी जी, हिजबुल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। ईरान की ईरान से बाहर सरहदी चौकी है। तो ठीक है। ईरान पिछले 40 साल से कोशिश कर रहा है कि हमारी जंग हमारी सरहदी चौकियों पर से रहे, बाहर से। हमारी सरजमीन पर ना। सही। पिछले 40 सालों में एक ही जंग है जो ईरान पर मुसल्लत की गई है, और वो इराक ने की है, और अमेरिका के कहने पर की है, और 8 साल की है, और ईरान का मलिया मेट कर दिया है। वो उसकी भी वजूहात थी, सिर्फ ये नहीं था, बहरहाल ऐसा नहीं है। सिर्फ ईरान अमेरिका के कहने पर नहीं, उसके और अपने मसाइल हैं वो, बहुत कुछ था वो। ठीक है ना। भाई इमाम खुमैनी की विजिट थी वहां पर, विलायत मैं फकीह को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, या बाकर मैं सदर मेरे वगैरह भाई पूरी मैं ये तहरीक बता चला दूं, रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि कल परसों मैं देख रहा था वियतनाम और अमेरिका के दरमियान जंग। अच्छा। तो उस जंग में अमेरिका के 5.5 लाख फौजी वहां, यानी जिस जमाने में अमेरिकी फौजी सबसे ज्यादा थे वियतनाम में, तो 5.5 लाख अमेरिकी फौजी थे। और अमेरिका 3 मुल्कों पर मुसलसल बमबारी कर रहा था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और वो जंग किसके खिलाफ थी? कैपिटलिज्म के खिलाफ जंग थी, सरमायादारी निजाम के खिलाफ। किसकी? वियतनाम के लोगों की। और अमेरिका की जंग थी इन लोगों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे। जंग खत्म हो गई 1971-72 में, और अमेरिका अपना फौजी समेट के और वापस चला। एक अमेरिकी फौजी जो वहां लड़ रहा था 1972-73 में, वो कहता है मैं 1975 में किसी काम से वापस आया वियतनाम। तो मैंने देखा पेप्सी, कोका कोला, एडिडास, नाइकी, फलाना ढमकाना, ये सारे मल्टीनेशनल कारोबारी कंपनी है ना। वियतनाम में इनके दुकानें, स्टोर, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, फलाना ढमकान खुले हुए थे। और कहता मैं ऐसे करके बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि फिर ये जंग कौन जीता। हम्म। और इस जंग में 3 से 5 मिलियन, 30 से 50 लाख वियतनामी मारे गए, इतने 20 सालों में। अगर आपने 50 लाख वियतनामी मरवा कर भी कोका कोला और पेप्सी और मैकडोनल्ड और केएफसी खोलना था, यही तो हम करने जा रहे हैं, यही तो करने हम भी आए थे। कि आप कम्युनिस्ट ना हो, आप फ्री वर्ल्ड का हिस्सा बने। तो फ्री वर्ल्ड इकोनॉमी तो चल रही है वियतनाम में। हम्म। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम को नाम का कम्युनिस्ट है वरना कैपिटलिस्ट है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी नाम का कम्युनिज्म है वरना सारा कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिज्म है ना। तो यार एक आखिरी बात। एक आदमी है जिसका नाम है रॉबर्ट डी कैपलन। वो 2 मज़ामीन का माहिर है, एक जियोग्राफिया का और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, यानी बैन अवी तल्लुकात और हम्म। जोग्राफिया। उसका 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया 1 घंटे 7 मिनट का, जिसमें उसने बताया कि रूस, चीन और अमेरिका दुनिया की 3 सुपर ताकतें हैं जो तेजी से डिक्लाइन का जवाल। शिकार, जवाल का शिकार है। इसमें उसने सबसे ज्यादा जवाल का शिकार किसको करार दिया? रूस को। कि आज खुदा ना खास्ता व्लादिमीर पुतिन मर जाते हैं तो कौन रूस को संभालेगा? हमें कोई पता नहीं है। इसलिए कि पुतिन ने रूस में इंस्टीट्यूशंस यानी इदारे तामीर नहीं किए। उसने पूरी रियासत अपनी जात के इर्द गिर्द खड़ी कर दी। दूसरे नंबर पर चाइना है। ये चाइना में कम्युनिज्म का इख्तियार है, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने इदारे मुल्क में बनाए हुए हैं कि आज शी जिनपिंग को कुछ हो जाए तो वो किसी और को मुतबादिल लेकर है। आ किसी और को लेकर आ जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि शी जिनपिंग के बाद की कम्युनिस्ट पार्टी कैसे होगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को कायम दायम हमेशा के लिए नहीं रख सकती, क्योंकि उसने जो सरमायादारी माशी निजाम का दरवाजा खोला हुआ है, जमहूरियत उसका लाजमा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरमायादारी निजाम और उसके बाद पॉलिटिकल मॉडल जमहूरियत वाला आए नहीं। वो आएगा, इधर से नहीं आएगा तो उधर से आ जाएगा। ठीक। तीसरे नंबर पर खतरा है अमेरिका। कि अमेरिकी रियासत जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पे खड़ी है, और यूरोप के साथ इत्तेहाद पर, और फलाना अलायंस और फलाना अलायंस। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सर्द जंग के ज़माने में, अमेरिका ने रूस को काउंटर करने के लिए दुनिया में इत्तेहादी बनाए थे, माशी इत्तेहादी। ट्रम्प टाइप लोग अमेरिका में आकर अमेरिका की बनाई हुई दुनिया का कैसे खात्मा कर रहे हैं? खुद ही। यानी अमेरिका ने यूएसएआईडी खत्म किया है। अमेरिका ने आज वॉइस ऑफ अमेरिका खत्म कर दिया है, वीओए खत्म कर दिया, उर्दू सर्विस भी खत्म। 40 मुल्कों में 50,000 60,000 मुलाजमीन काम करते थे। एक ईमेल आया है 10 बजे सुबह कि हेलो, ईमेल पढ़ ली है, तुम्हारी नौकरी खत्म।
ये कंप्यूटर बंद करो, बस्ता उठाओ और घर जाओ। तो ये अमेरिका जो अपना सॉफ्ट पावर था ना, कल्चरल पावर, उसका खुद ही खात्मा कर रहा है। और वो खात्मा कौन कर रहा है? ट्रम्प कर रहा है। और किसके जरिए हो रहा है? ट्रम्प के जरिए हो रहा है। और ट्रम्प को ये पता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। ही 79, एक कम 80 साल उनकी उम्र है, दोबारा इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे। दूसरा, 2 दफा उन पर कातलाना हमला हो चुका है। तो वो जो भी समझते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका का जो भी उनका विजन है, वो उस विजन को फौरन चाहते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। इसलिए वो जो काम सालों में होने हैं वो महीनों में कर रहे हैं, और जो महीनों में करने हैं वो हफ्ते और हम्म। हफ्तों में चले जा और रहे हैं। जल्दबाजी जो है वो फिर बंदे का। हाँ। तो ये जो अमेरिका में रियासती सतह पर उठाक पटाख उजलत में जो कुछ हो रहा हम्म। है, वो जॉन साहब का शेर याद आता है। आलम कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत। नहीं वो क्या है, नहीं ये शेर तुमने गलत पढ़ा है। हासिल कुन है ये जहाने ये। खराब। यही मुमकिन था इतनी उजलत में। खैर। अच्छा मैं यार सोचता था इसमें मैं यहाँ पर। इसमें क्या ही शानदार तारीफ है खुदा की। हाँ है क्या बात है मैं, क्या हाँ। क्या हासिल कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। आहा। अच्छा अब मैं आपसे सिर्फ दो सवाल और करके आपका का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक तो ये जो अभी हम ईरान और अमेरिका की जंग की बात कर रहे थे, अगर खुदा ना करे कोई जंग किसी के साथ भी हो, अगर ये कोई किसी की हिमाकत की वजह से लड़ाई शुरू होती है, तो अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए क्या उसकी हिकमत अमली होगी, किस सरजमीन का इस्तेमाल होगा, कैसे वो ये कर सकता है, उसके लिए इम्कान वो क्या, वो रास्ता क्या है? अरब दुनिया सिर्फ में खास फिजाई? तौर नहीं, अरब दुनिया में खास तौर पर सऊदी अरब, जिसके बारे में ये ठीक। अंदेशा था कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसने तो खुलकर कह दिया है कि ईरान पर हमला बहुत बड़ी हमाकत होगी। और ईरान पर हमले के लिए हम, वो अमेरिका तो क्या, उन्होंने इसराइल को जमाने में धमकी दी थी ना कि अगर कोई मिसाइल या कोई जहाज सऊदी अरब की फिजाई के दूत से गुजरेगा तो हम उसे गिराएंगे। क्यों? इनकी तो आप बहुत सख्त दुश्मनी यारी क्यों कर रहे हैं अच्छा? खुदा का खौफ करें यार, चीन ने कुछ 1.5 2 साल हो गए हैं, दोनों की सुलह करवा दी है। आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। अच्छा चले। बहुत जल्दी दौरा मुतवक्की है किसका? मोहम्मद बिन सलमान का, ईरान का। ना करो यार, तो बहुत फिर यहाँ के सारे तो सौदे हमारे यहाँ जो बेच रहे इस नाम पे दोनों, ये तो मसला एक शिकार नहीं हो जाएंगे? खैर यार चले, इसको छोड़ देते। ये अब अच्छा ये दूसरा। जो डड्डू कुएं में रहते हैं ना, उनको कुएं में रहने दें। जो ठीक है। मेंढक कुएं में रहता है उसको कुएं में रहने दें। हम्म। अच्छा एक तो ये इम्कान था, ये तो हो गया आपके बकौल, लेकिन क्या अगर अमेरिका बहुत दबाव डाले तो सऊदी अरब टिक सकता है उसके सामने? हाँ। है? ट्रम्प ने कहा है कि मैं अपना पहला दौरा ना सऊदी अरब का कर सकता हूं अगर सऊदी अरब फिर से वादा करे कि वो हमसे $500 बिलियन का असला खरीदेगा। मोहम्मद बिन चलो। सलमान ने कहा है हम आपसे $600 बिलियन का असला खरीद लेते हैं। ये क्या बात है दोस्त, तुम ये क्या बात कर रहे अच्छा। हो? अच्छा एक नहीं देखना, आप सऊदी अरब तो ईरान का की सरहद या वो तो नहीं है ना, वो तो चलो बीच का एक रास्ता है, बधाई और क्या सूरत? बधाई, अड्डे अड्डे, सरजमीने, करीब में ठीक है। उसको जगह चाहिए ना। और कौन कर सकता है मदद? एक तो सऊदी अरब हो गया, नहीं, इराक। सऊदी अरब नहीं कर सकता, इराक बिल्कुल नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। हाँ, एक और बात इंटरेस्टिंग, ट्रम्प ने कहा था, ये पिछले दिन 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कि अफगान तालिबान को चाहिए कि हमारा जो असला है ना वो सारा समेटे, हाँ सही है। पाकिस्तान में वापस करें। और बगराम बेस जो है ना, काबुल वाला, वो गलती कर दी बाइडन ने। हमने वहां से इनखला करना था, वो तो जरूरी था, लेकिन बगराम बेस तालिबान को हवाले नहीं करना चाहिए था। वो बहुत खूबसूरत अड्डा है, बड़ी मेहनत से हमने बनाया है। तो उन्होंने तालिबान से कहा है कि 2 काम करो, एक तो ये असला हमारा वापस करो, और दूसरा ये बगराम का अड्डा हमें दे दो। हमने यहाँ पर अड्डा बनाकर चीन पर निगाह रखनी है, 5,000 फौजी रखनी है। ठीक है वो, पाकिस्तान लेकिन अभी पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम सदर ट्रंप के इस फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि अमेरिका की फौजें जो असला छोड़कर गई हैं, वो असला खित्ते में दहशतगर्दी के हक में इस्तेमाल हो रहा है। बात भी दुरुस्त है। पाकिस्तान तो चाहता है कि कोई असला का सिलसिला हो कि वो असला वहां से कहीं और जाए, या पता नहीं हमारे पास ही आ जाए, जो भी हो। ईरान, ईरान का और ईरान सऊदी के अरब खिलाफ उसका बताओ ना यार, ईरान के अमेरिका का। खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कोई मुल्क अपनी जमीनी फजाई हदूद मर्जी से नहीं देगा। फिर अमेरिका बादशाह सलामत है। अब बादशाह सलामत जो चाहे कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो क्या राय कर नहीं ना। सकता है, मतलब क्या कर सकता है, ये तो ये थोड़ा बताए ना। अमेरिका हमारे सामने वाले समुंदर, जिसको बहेरा अरब कहते हैं, यहाँ पर खड़ा करेगा अपने तैयारा बरदार जहाज,
जैसे अच्छा। उसने अफगानिस्तान में किया था 98 में, याद है? अमेरिका में हमले हुए थे तो बिल क्लिंटन ने मिसाइल मारे थे अफगानिस्तान पर और सूडान पर। यूएसएस इंटरप्राइजेज उनका एक बैरी जहाज था, जिसके ऊपर तैयारे खड़े होते हैं, जंगी बैरी जहाज। वो पूरी एक पूरा मुल्क होता है वो एक किस्म का। तो वो कराची के साथ खड़ा था और उसने 400 टोमोहॉक मिसाइल, जिसको वो क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल, वो काबुल पर और तोरा बोरा पे फायर किए। दो उसमें से गिर गए थे पाकिस्तान की फिजाई हदूद में। एक हमें मिल गया था, वो हमने वापस कर दिया था। एक हमें नहीं मिला, लेकिन 2004 में हमने क्रूज मिसाइल बाबर बना लिया था। लोग कह रहे थे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका का मिसाइल टोमोहॉक। हम्म। सही। तो वो यहाँ ठीक। खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, यहीं से उनको मतलब वो मोहताजी नहीं तो है अच्छा, अमेरिका। तो अमेरिका अमेरिका इस को अगर अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी जखायर पर हमले करने हैं फजाई, तो अमेरिका को खित्ते में किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की मोहताजी नहीं। अच्छा, अब इसका दिफा करने में अमेरिका ईरान का क्या कितना ताकत और पावर क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो? ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि ये अमेरिका के तैयारा बरदार बैरी जहाज को गिरा सकते हैं। ठीक। और सही। अगर ऐसा होता है तो ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी, यानी एटमी तबाही होगी, क्योंकि अमेरिका के पास जो 10-12 ये है बैरी बेड़े, तैयारा बरदार बैरी बेड़े, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलते हैं। यानी ये ग्रीन एनर्जी है, यानी ये पेट्रोल या डीजल पर नहीं चलते, बल्कि ये न्यूक्लियर तवानाई पर चलते हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी है। लेकिन जब ये तबाह होंगे तो इसके नतीजे में न्यूक्लियर ताबकारी खारिज होगी, जिससे पूरा खित्ता मुतासर होगा, जियोलॉजी, इकोलॉजी, माहौलियात। यानी ये आप एक ऐसी जंग के बारे में मुझसे अंदाजे लगवा रहे हैं, जिस जंग का मतलब लाखों लोगों की मौत और सही है, तबाही। सही है। हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये बड़ा इन्होंने दोनों तरफ से बयानात और वो हालात ऐसे हो गए। अच्छा, आखिरी सवाल में हौसियों से मुतालिक मैं बहुत अपनी क्लियरिटी चाहता हूँ, मोहतरम मेरे शोज़ब अस्करी साहब हाफिज़कल्लाहु ताला सलामुल्लाह अलैह, कि अभी कितने सालों से हौसी वहां पर बरसरे इक़्तिदार और बरसरे पेकार है यमन में? 11 सालों से। ठीक, तो 11 12 से तो वहां पर पहले भी आपने कुछ इसको बताया था, लेकिन आज चूंकि मौजू ही है तो मैंने कहा दोबारा ये पूछ लूं। तो वहां पर इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद है, वो हौसियों की है? हाँ, उनका नाम है अंसारुल्लाह, वो सना में हुकूमत करते हैं वो। आ, और सब पूरे कुछ पूरे यमन पे इनकी हुक्मरानी है? करते हैं। क्या? यमन के दो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें, एक है अल हुदैदा जो इनके पास है, और एक अदन है जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत के पास तो वहां दो हुकूमतें इस वक्त? है। ठीक। अच्छा, अब क्या दोनों जमहूरी हुकूमतें हैं या दोनों ने बस कब्जा किया और बैठे हुए? एक को एक ने कब्जा किया है जंग हथियारों के तौर पर सना पर, दारुल पर, जैसे तालिबान ने कब्जा किया काबुल पर, जैसे शरा ने कब्जा किया दमिश्क पर, बिल्कुल उसी तरह हौसियों ने कब्जा किया है सना पर। और दूसरी, ठीक। वो पूरे पूरे यमन पे काबिज हो गए थे। तो जो यमन की सरकारी अफवाज हैं, उन्होंने यूएई और मुत्तहदा अरब अमारात और ये क्या बहरेन और ये सऊदी अरब, इनकी हिमायत याफ्ता पैसों से और हथियारों से आधा यमन जो है वो उनसे खाली करवा लिया। तो अब अदन और उससे मुल्का इलाके उस हुकूमत के पास हैं जो सऊदी अरब के गल्फ ममालिक की हिमायत याफ्ता है। और हौसियों की हौसी किसी की हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं है। हौसियों पर ये इल्ज़ाम है कि वो ईरानी हिमायत याफ्ता है। और ये डिप्लोमेटिकली साबित इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा तो नहीं है ना कि ईरानी लोग सना जा रहे हों और सना के लोग ईरान आ रहे हैं, और ऐसे कोई, एक तो नेवल ब्लॉकेड है, एक फिजाई ब्लॉकेड है, जो कुछ हो रहा है वो अंदर खाने हो रहे हैं। परसों परसों तस्दीक की है ना, मान लिया ईरान ने कहा कि हम हिमायत जारी रखेंगे, सारा करेंगे। वो ईरान तो 10 साल से हिमायत जारी रखने की बात करता तो है। बस ईरान ये कहता फिर है, यही है ना, और क्या होता है? भाई अब्दुल रब मंसूर आदि कहाँ रहते हैं? जो सदर है यमन के, वो रियाद में रहते हैं। ठीक अब्दुल है। मालिक हौसी जो हैं, वो तेहरान में नहीं रहते, तो और ना भाई तेहरान। कल जब इससे मुसीबत आएगी तो हो सकता है ये तेहरान में जाके रहे, और कहाँ रहने इसने, जैसे भाई हो बशार भाई बेचारा चला गया रूस में। मॉस्को, बिल्कुल। हाँ, तो फिर इनके साथ भी कोई ऐसी चीज होगी तो ईरान में ही जाना है, कौन से इन्होंने रियाज में जाके पनाह लेनी है? ऐसा हो नहीं है? सकता है, नो, हो सकता है रियाद में ही ले लें भाई। तुम पता नहीं, मशरिक वस्ता के तनाज़े को आप ऐसे देखते हैं जैसे दो और दो चार हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर भी इनकी एक हुकूमत 10 साल से मौजूद है, और यमन के दूसरे हिस्से पर
मेहदी, क्या नाम बताया आपने, हादी। सदर अब्दुल रब मंसूर हादी। हाँ, उसकी हुकूमत है, और दोनों एक लिहाज से समझ ले काबिज होके बैठे हुए, और वहां पर कोई इंतखाबात, इलेक्शन, इस तरह की कोई चीज कोई चीज नहीं नहीं। है, और कोई मुस्तकबिल करीब में भी इसका कोई इम्कान जब नहीं तक है। उन लोगों उनकी मसालियत अगर होगी तो उसमें चार शरीक होंगे। हाँ, एक यमन के अपने दाखिली लोग, यमन के दाखिली लोग, दो पार्टियां, एक ठीक हौसी और ठीक। एक प्रो हौसी और एक एंटी हौसी। और फिर होगा एक तरफ ईरान और एक तरफ होगा रियाद, सऊदी अरब ईरान और क्यों होगा? अभी तो तुम कह रहे थे ईरान का कोई वास्ता नहीं है यार। खित्ते में हौसियों के तस्वीराती तल्लुकात किसके साथ हैं? ईरान के साथ। ईरान के साथ अभी आपने हम कहा ना नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कह रहे यार साबित आप, नहीं है फल। मंसूर हादी आलमी हिमायत याफ्ता, सऊदी हिमायत याफ्ता क्या है? सदर है यमन के। किस तरह कि उनको सदारत पर बिठाने के लिए सऊदी अरब की अफवाज यमन में बरसरे पैकार है। हौसियों को सना पर कब्जा करने के लिए पासदारान इनकलाब गार्ड की अफवाज बरसरे पैकार नहीं है। वो तो ईरान आप, कभी नहीं करता, ईरान तो समझदार है ना, वो अपने फौज थोड़े भेजते, वो तो दूसरों के खून से काम करने वाले हाँ, मुल्क है भाई, क्या बिल्कुल हो गया आपको? बिल्कुल ठीक ये तो सही। हमें पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। भाई उसने अपना एक बंदा यमन उधर नहीं मरवाया, हिजबुल्लाह के देश में या वहां पर लुबनान, वही उन्हीं के लोगों को उसने कत्ल करवाया, तो वो किधर? और सऊदी अरब की कहाँ फौजी ताकत है यार कि वो वहां पर है इतनी ताकत? बताएं, मुझे तो नहीं पता। नहीं आप नहीं यार, अभी तो आप कह रहे थे ना कि सऊदी फौज के जरिए उसने मंसूर की हुकूमत कायम की, तो वहां पर सऊदी अरब की ये जो हमारे आपके रिटायर दुनिया में जनरल सबसे साहब ज्यादा के असले पर जाने। पैसा खर्च, दुनिया में असले पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका। सऊदी अरब। अमेरिका। अच्छा, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाइना। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब। चौथे खरीदता नंबर होगा ना पर सब इंसाफ से तो। चौथे नंबर पर इंडिया या रूस। पांचवें, इंडिया और रूस के दरमियान चौथे और पांचवी पोजीशन के लिए मुकाबला चलता रहता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी। तो वो असला किस लिए खरीदते हैं? शब बारात पे पटाखे चलाने के लिए। ऐसी बात है, और क्या करना उसने अभी तक उस असले से, उसने क्या किए? वो अहले हदीस हैं, वो पटाखों के कायल नहीं। बिदअत है उनकी। ठीक है। तो लेकिन एक और चीज, तो क्या ये जो यमन की दोनों हुकूमतें हैं और इनकी भी आपस में खाना जंगी लड़ाई चलती रहती है, या अमन है जाहिर अपने है, अपनी जगह? जाहिर है लड़ रहे हैं। अच्छा, यानी दोनों ये कोशिश में है कि पूरे यमन कब्जे में आ जाए, हाँ मंसूर भी भाई और ये होसोई भी। हाँ, तो मैं एक और बात बताऊं। हम्म। आपने आपने अरब दुनिया में कानूनी हुक्मरान बनना हो ना, आप नारा लगा दें क्या, मैं इसराइल का मुखालिफ हूं और मैं इसराइल के खिलाफ जंग करूं। अरब अरब दुनिया जितनी जख्म खुर्दा है ना इसराइल से, तौबा तौबा। ऐसा ही है। हाँ, तो कोई भी आ जाए ना, वो सद्दाम लेकिन हुसैन ने, ये सद्दाम मोहम्मद हुसैन ने भाई। भी, एक सेकंड, सद्दाम हुसैन ने 91 में कुवैत में मार खाई ना, करीब था कि उनकी हुकूमत खत्म हो जाती। उन्होंने 4 या 6 स्कड मिसाइल मारे, किस पर? इसराइल पर। और नहीं, अगले सद्दाम 12, तो सद्दाम तो हुर्रियत पसंद आदमी था ना, उसकी हाँ क्या बात करता हो हाँ, यार। अगले 12 वो साल ये फिर, बादशाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले 12 साल फिर गुजार गए ना। ठीक है। कोई भी आदमी मशरिक वस्ता में अगर एंटी इसराइल बात करेगा, वो चाहे तो कितना, भाई, तो ये क्यों नहीं हुआ? ये जो मोहम्मद अशरा तो नहीं इतनी बात करता, ये कैसे आ गया? ये भी तो अरब में ही आया ना, शाम में। फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा ना ख्याल है कि इसने ना इसने बशार पहले बात की, ना मेरा आने के ख्याल है बाद कि इसने कोई बात की। बशारुल असद ने बहुत जुल्म किया शाम। हाँ, वो तो डिक्टेटर जो भी होगा, जाहिर से तो आमतौर पर उसका कोई हाँ, तो जो मुआ- जब 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 अवाम आपकी साथी नहीं है, फौज आपकी साथी नहीं है, और आपके जो इत्तेहादी हैं वो हम्म। अपनी जान बचाने में मसरूफ हैं, तो फिर। सही। तो बस आखिर में थोड़ा सा ये बता दे कि अभी हौसी अमेरिका की वहां पर जो बमबारियां हो रही, तो अभी क्या सूरत हाल बनी हुई है वहां पर? बस ये हौसी मैं ने आपसे। दावा किया है कि हमने अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज यूएसएस हैरी ट्रूमैन को 2 दफा मिसाइलों का निशाना बनाया। जाहिर है, अच्छा। एक तैयारा बरदार जहाज अकेला नहीं चलता। उस सेंटर में वो होता है, एक पूरा शहर, और उसके इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर 12-15 मजीद बहरी जहाज होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द हल्का किए हुए होते हैं। और फिर हम्म। उसके नीचे कभी एक, कभी दो, कभी 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स,
एटमी हथियारों से लैस, एटमी तवानाई पर चलने वाली आबदोजें होती। नहीं, वो एक पूरा अमरीकी, जिसे कहते हैं ना अमरीकी फौज है पूरी की पूरी। नेवी, एयरफोर्स, जमीनी फौज, हर तरह की फौज होती है। और उसमें हजारों, लगभग 1 लाख के लगभग फौजी अगर सारे शुमार कर लिए जाएं तो होते हैं, जो इस सारे चक्कर में चल रहे होते हैं। आप क्या पूछ रहे थे? ये कि अभी सर मौजूदा जो अभी सूरत हाल, हौसियों का अमेरिका जो हाँ। हमला हाँ, तो मैं बमबारी ये वगैरह बता रहा कर हूँ रहा कि हौसियों ने दावा किया है कि हमने 2 या 4 मिसाइल जो है ना वो 2 दफा मारे हैं इस था। अच्छा। बहरी बेड़े पर। जाहिर है, कहाँ वो मिसाइल इस हिसार को तोड़कर उसको, ये तो हवाई बात है ना। लेकिन हम्म। एक किस्म के चैलेंज तो वो कर रहे हैं ना, अमेरिका की हाँ सर। बहरी ताकत को वो चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि पहले थे खित्ते में इसराइल की तरफ जाने वाले जो जहाज थे ना, बहरी जहाज, वो चाहे इसराइलियों के हों या इसराइल के लिए असला लेकर जा रहे हों, वो हमारा टारगेट थे। अब खित्ते में जहां कहीं भी कोई अमरीकी जहाज नजर आएगा, वो कारोबारी जहाज हो या फौजी जहाज हो, वो हमारे लिए लिजिटिमेट टारगेट है। और हमें तो 15 साल में सऊदी अरब नहीं खत्म कर सका, और हमें तो पिछले 16 महीने में इसराइल कुछ नहीं कर सका, कि अमेरिका तुम क्या कर सकते हो? सही। तो ये सिर्फ एक शोर शराबा है या वाकई ऐसा कुछ, अगर शोर अमेरिका शराबा सीरियस भाई, हो के हमला करे? अमेरिका चाहे तो सना पर बमबारी करके उसे गजा बना दे। हम्म। तो ये हो सकता है अभी जो कुछ बमबारी शुरू हुई है? हो सकता है हो जाए। नहीं, क्या हालात, खबरें जो आप माशाल्लाह इन चीजों में बहुत ज्यादा वो रखते हैं भाई ना खबर तो। मेरा ख्याल है कि अगर हौसियों की तरफ से कोई बड़ा खतरा आता है, यानी आपकी मज़ाहमत ही दरअसल आपकी बका है। सही। मफाहमत के साथ आपका वजूद खत्म कर दिया जाए। सही। सही। और हमें ओह। ट्रंप की मौजूदा खारजा पॉलिसी का जायजा लें तो ये समझ आती है कि ट्रंप हम्म। कमजोर लोगों को चींटी की तरह मसल देने के हक में। बस ये यही नफ्सियात होती है ताकतवर है उनकी ना, कि जब कोई, तो बस खैर चले, बहुत शुक्रिया शोजब साहब, आपने बहुत टाइम दिया आज भी मुझे, और ये कुछ चीजें आपसे समझनी थी, आपकी मालूमात और इल्म और फिक्र को थोड़ा सा हमने दोबारा मैंने ये अंदाजा लगाया कि दस्तक। आप 4-6 महीने कुछ नहीं करते मशरिक वस्ता के बारे में, और आप कहते हैं कि शौजब अस्करी तू मेहरबानी जाहिर सी कर, बात है भाई, सारी हमारे खबरें जाहिर। सारी खबरें भाई सुनो, और सारी खबरों का तजिया शजिया करके रख, तुझे मैं एक दिन पकड़ूंगा 2 घंटे के लिए और तुझे ऐसे करके मैं छोड़ लूंगा, फिर उसके निच- बाद मैं वाह। तो भाई यही तो फायदा है ना, आप हम मेरे उस दोस्त भी और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शोजब अस्करी साहब, अल्लाह ताला ने आपको हमारी जिंदगी में लाए इसी मकसद के लिए होगा भाई, हमें क्या पता कि आपसे जो है ना, नहीं आपका तो माशाल्लाह बहुत मजमून भी है, आपका इस पे जोश भी है, आपका जोक भी है, आपका शौक भी है ना। हम तो जो खबरें हैं बस थोड़ी बहुत चीजें पढ़ते हैं और इस पे इतने तजिया वगैरह नहीं। तो इसके लिए फिर माहिर फिल फन की तरफ ही रुजू करना होता है ना, वह फस अलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून का हुक्म भी तो है ना, तो हम तो अहले जिक्र के पास आते हैं इस मामले में। तो ये आपकी नवाजिश है ना, आप जब भी हमने टाइम आपसे मांगा, आपने हमें बहुत फराखदिली से न सिर्फ टाइम दिया बल्कि अपना सब कुछ आप लौटा देते हैं, इल्म जो कुछ आपके पास है। तो तो बाकी आपका भला हमारे करे। मैं आपके सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई इख्तलाफ करना तो आपका हक है, और फतवा लगाना भी आपका हक है, और ये कहना भी कि मैं फलानी पार्टी से हूँ आपका हक है। उसको तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं मेरी इस्लाह की ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी एक नुक्ते पर मैं गलतफहमी का शिकार हूँ तो भी इस्लाह कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला था, कोई ऐसा पहलू था जो तशना तलब रह गया है, उस पर पूछने की ज़रूरत है, हाँ तो भी वेलकम। बिल्कुल। हाँ, हम नहीं हाजिर। बिल्कुल, बहुत, और लेकिन ये कि हमारे दोस्तों में बहुत लोग एहतियात से और शाइस्तगी से ही मैंने देखा तबसरे तनकीद करते रहे, क्योंकि बसा औकात कोई एक दो दोस्त ज्यादा जज्बा ईमानी का शिकार हो जाता, तो उनसे मेरी दरखास्त है कि ऐसा ना करें। मतलब ये कि आप मुझे जाती तौर पर जो भी गाली और कुछ भी लिखना है तो मैं तो उसको कभी डिलीट भी नहीं करूंगा, ना मैं मना करूंगा, लेकिन मेरे मेहमान जो है वो मेरी इज्जत है। तो मेहमान के साथ आप उनकी किसी फिक्र से, किसी बात से आपको इख्तलाफ है, तो बिल्कुल आप खुलकर इख्तलाफ करें और लिखे। जाहिर से एक बंदे को बोलने की आज़ादी है तो आपको कम से कम लिखने की भी आज़ादी है। और दूसरा ये कि मैंने शोज़ब साहब का पहले भी बताया कि शोज़ब साहब जो इस मामले में फ़लस्तीन कज़िया, इसराइल, ईरान, ये चक्करों में शोज़ब साहब एक तरक्की पसंद दानश्वर है।
और जिनको हम तरक्की पसंद दानिश्वर कहते हैं, वो किसी मसलक और अकीदे की बुनियाद पे कहीं अपना वजन नहीं डालते ऐसे लोग। और अकीदा मजहब इंसान को होता होगा, ये ऐसे लोगों का अपना उसका अपने एक क्या कहना चाहिए, उसकी अपनी निजी एक उससे मुतालिक खुदा से अपने मुकद्दस हस्तियों से ताल्लुक। लेकिन इस मामले में जब हम तरक्की पसंद दानिश्वर किसी को कहते हैं, तो उसका मतलब ये वाजी है कि वो जब भी किसी की हिमायत या मुखालफत करेगा, तो अकीदा और मजहब वो बहुत बात में शायद कहीं जाकर आए, सबसे पहले जालिम और मजलूम की लड़ाई इन लोगों के सामने होता है। और वो जालिम कोई भी हो, उसका रंग नस्ल जबान अकीदा ये लोग नहीं देखते, और मजलूम की हिमायत में रंग नस्ल जबान अकीदा वतन लकीरें ये लोग नहीं देखते। ये महज अब ये बात है कि आपका मुझ मेरा शोजब साहब से किसी भी तरक्की पसंद मुफक्किर से इस बात पे इख्तलाफ हो कि ये शख्स या ये कौम या ये मुल्क जालिम जालिम कौन है है और या मजलूम मजलूम, कौन है? इस पे तो जी। इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन इन हजरात गिरामी कदर की सबसे बड़ी खूबी, और ये अल्लाह ताला हम सबको ये खूबी अता करे, कि आप जब भी किसी की हिमायत और मुखालफत करें, उसमें आप सबसे पहले उस इसी उसूल को हम सामने रखें, तो बहुत इंसानियत। बेहतरी हो सकती है। थैंक यू सर। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह।